ड्रैगन प्रिंस युआन और वेनरेबल युआन अर्थात आदरणीय युआन। अध्याय 171 से 180। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 171। रहस्यमय ब्यास पहाड़ों पर कोहरा ऐसे छा गया जैसे कोई बर्फीली छाया गुजर गई हो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जो युआन लिटिल फ्रॉस्ट की पीठ पर बैठा था, उसकी आत्मा इंद्रियां बाहर की ओर फैल रही थी। हालांकि कोहरा किसी की दिशा की समझ को विकृत कर सकता है, जो युआन अपनी शक्तिशाली आत्मा के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने में मुश्किल से ही सक्षम था। बाईं ओर, जो युआन बोला। लिटिल फ्रॉस्ट ने तुरंत दिशाएं मोड़ते हुए अपने पंख हिलाए। हम पहले ही पर्वत श्रृंखला की गहराई तक पहुंच चुके हैं। जो युआन ने अपने पीछे की ओर देखा, उसकी निगाहें ठंडी थी और उसने आगे कहा, वे अभी भी हमारा करीब से पीछा कर रहे हैं। कितने धैर्यवान हैं। वह छाया की तरह उनका पीछा करते हुए कुछ दूरी पर पीछे कई उपस्थिति का पता लगा सकता था। ये स्पष्ट था कि वू हुआंग और गिरोह का इतनी आसानी से हार मानने का इरादा नहीं था। जेन जू ने धीमी आवाज में कहा, अब हम क्या करें? और गहराई में जाने पर हमें ग्रेड 4 जेनेसिस जानवरों का सामना करना शुरू हो जाएगा। जो युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने कोहरे की गहराई में देखा। उसे हल्की सी सोने की चमक दिखाई दी, जबकि उसे कई शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई तरंगों का भी एहसास होने लगा। वे स्पष्ट रूप से सुनहरे तालाब के निकट पहुंच रहे हैं। उसने महसूस किया था कि उत्पत्ति की लहरें संभवतः पूल की रक्षा करने वाले जानवरों की थी। जो युआन ने निर्णायक रूप से घोषणा की, अंदर जाओ। लुलुओं ने अपने दांत पीस लिए और लिटिल फ्रॉस्ट को थपथपाया। एक जोरदार चीख के साथ उसकी गति तेजी से बढ़ गई। कुछ मिनट बाद जो युआन और समूह को पता चला कि वे कोहरे से बाहर निकल आए हैं। कोहरे के पीछे एक प्राचीन पहाड़ी जंगल था जहां असंख्य ऊंचे पेड़ गर्व से खड़े थे। गर्जन। जो युआन और गिरोह के कोहरे से बाहर निकलने के कुछ क्षण बाद अचानक एक तेज दहाड़ सुनाई दी। भयंकर एवं भयानक शक्ति वाली एक विशाल छाया आकाश से उतरी। लिटिल फ्रॉस्ट ने छाया से बचते हुए तेजी से आगे की ओर शॉट लगाया। बूम! परछाई उस स्थान पर टकराई जहां जो युआन और बाकी लोग कुछ क्षण पहले थे, जिससे जमीन उखड़ गई। जैसे ही हवा में धूल भरनी शुरू हुई, जो युआन तिकड़ी ने एक विशाल वानर को तराजू से ढका हुआ देखा। वह क्रूरतापूर्वक वहां खड़ा था, उसकी लाल लाल जानवरों की आंखें उन्हें घूर रही थी। शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई लहरें तूफान की तरह छोटे वानर के चारों ओर लहरें उठा रही थी। एक ग्रेड 4 जेनेसिस जानवर। प्रचंड आभा के कारण तीनों की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस स्तर के जेनेसिस जानवर के विरुद्ध उन्हें लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना होगा। स्विश! विशाल आकार वाले वानर के प्रकट होने के कुछ सेकंड बाद कोहरा एक बार फिर से फैल गया और 6 आकृतियां तेजी से उड़ गईं और जो युआन के समूह के पास उतर गईं। 6 आकृतियां स्वाभाविक रूप से वू हुआंग, ये मिंग और बाकी लोगों के करीब थीं। गर्जन। अधिक मनुष्यों के आक्रमण को देखकर शल्कधारी वानर बहुत क्रोधित हुआ। अपने रक्त लाल मुंह से तेज दहाड़ के साथ इसका टाइटैनिक शरीर हवा में उछल गया, जैसे कि एक आश्चर्यजनक हवा के दबाव के कारण तोप के गोले की तरह वू हुआंग के समूह की ओर एक विशाल मुट्ठी बेरहमी से मारी गई। मुक्का लगने से पहले ही मुट्ठी की आकृति जमीन पर अंकित हो चुकी थी। वू हुआंग उदासीन था क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने शल्कधारी वानर को तेजी से बढ़ते हुए देखा था। जैसे ही उसका पैर जमीन पर गिरा, उसकी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं, जिससे उसकी मुट्ठी टूट गई। कुछ ही पल में उसकी आकृति वानर के सामने प्रकट हो गई, उगते सूरज की तरह मुट्ठी में शानदार ताकत से चमकती हुई, जिसने किसी भी प्रतिरोध की अनुमति नहीं दी। बूम! मनुष्य और जानवर हवा में भयंकर रूप से टकराए, एक लहर के रूप में जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता था। उसके बाद तेजी से उछाल की एक श्रृंखला शुरू हुई क्योंकि हवा दूर चली गई। भूकंप के केंद्र पर विशाल शल्कधारी वानर ने पीड़ा भरी चीख निकाली क्योंकि उसका विशाल शरीर पीछे की ओर उड़ रहा था। वह जमीन से टकरा गया, जिससे आसपास का क्षेत्र हिल गया।
वानर का शरीर जमीन पर फट गया, जिससे एक लंबा निशान बन गया, क्योंकि ऊंचे पेड़ एक के बाद एक गिरते रहे। इसके विपरीत वू हुआन को केवल 1 दर्जन कदम पीछे जाने के लिए मजबूर किया गया था। इससे पहले कि वह धीरे धीरे नीचे चला गया, उसकी अभिव्यक्ति पहले की तरह ही उदासीन थी। ये मिंग के अलावा डुनगक्सुआन महाद्वीप के अन्य 4 लोगों ने आश्चर्य से वू हुआन को देखा। लुलुओ टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सका, यह आदमी वास्तव में राक्षसी है। हालांकि उसने पहले ग्रेड 4 जेनेसिस बीस्ट को पूरा कर लिया था, लेकिन ये सभी पड़ावों को पार करने के बाद ही संभव हो पाया था। इसकी तुलना में वू हुआंग ने सत्ता के सीधे टकराव में ग्रेड 4 जेनेसिस बीस्ट को भव्य रूप से दबा दिया था। जेन जू के पीले भावहीन चेहरे पर भी गंभीरता का एक निशान दिखाई दिया। जब वू हुआंग ने झोऊ की ओर देखा तो उसकी नजर में कोई भावना मौजूद नहीं थी। युआन, क्या तुम्हें विश्वास था कि यहाँ छिपने से मैं डर जाऊंगा? झोऊ युआन मुस्कुराता हुआ लग रहा था, एक मुस्कुराहट जिसमें उपहास का संकेत था। गर्जन, यही वह क्षण था जब विशाल शल्कधारी वानर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और क्रोध की गगनभेदी दहाड़ निकाली। दहाड़ दूर दूर तक गूंजती हुई पहाड़ी जंगल तक गूंज उठी। गड़गड़ाहट। लगभग तुरंत बाद जंगली जेनेसिस क्यूई ने एक के बाद एक जंगल की गहराई में विस्फोट करना शुरू कर दिया। पहाड़ का जंगल तब हिल गया जब 4 विशाल जानवर तेजी से उभरे और विशाल शक्ल वाले वानर के पीछे रुक गए। जेनेसिस क्यूई ने इन 4 टाइटन्स के चारों ओर मंथन किया, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिला कि प्रत्येक ग्रेड 4 जेनेसिस जानवर था। वू हुआंग और ये मिंग की अभिव्यक्ति अंततः थोड़ी बदल गई। ये मिंग ने झोऊ युआन पर एक नजर डाली और टिप्पणी की, बाघों को भेड़ियों को निगलने के लिए प्रेरित करने की कितनी सुंदर योजना है। दुर्भाग्य से ये काम नहीं करेगा। उसकी काली काली पुतलियां अपने सामने 5 ग्रेड 4 जेनेसिस जानवरों को घूर रही थी, क्योंकि भीतर भंवर धीरे धीरे घूमने लगे और एक अजीब सी लहर फैलने लगी। विशाल शल्क वानर और अन्य ग्रेड 4 जेनेसिस जानवरों के शरीर एक पल के लिए सुस्त हो गए। उनकी आंखों में काले भंवर दिखाई देने लगे, जैसे कि वे मतिभ्रम में पड़ गए हो। नए उपन्यास अध्याय 9 12 बिन को पर प्रकाशित होते हैं। ये मिंग की आंखों के कोनों से खून के आंसू बह रहे थे और उनमें एक थका हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने 5 ग्रेड 4 जेनेसिस जानवरों का नियंत्रण ले लिया है। लुलुओं की चौंका देने वाली आवाज सुनाई दी। इस समय झोऊ युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह आत्मा की ऊर्जा से संचालित एक नेत्र तकनीक है। जेनेसिस बीस्ट्स के शरीर मजबूत हो सकते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं तुलनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिससे उनका मुकाबला करना आसान हो जाता है। झोऊ युआन ने धीमी आवाज में कहा, गोल्डन पूल की ओर। जैसे ही उसकी आवाज निकली, लिटिल फ्रॉस्ट आगे बढ़ गया। आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। वू हुआन की बर्फीली आवाज सुनाई दी। उसकी आकृति लाल रंग की रोशनी की चमक में बदल गई, तेज गड़गड़ाहट के साथ, जैसे ही उसने हठपूर्वक उसका पीछा किया। उसके पीछे ये मिंग और बाकी लोग तेजी से चले। गड़गड़ाहट। 2 समूह, एक भाग रहा है, एक पीछा कर रहा है, जिससे पर्वत श्रृंखला की गहराई में भारी अशांति पैदा हो रही है। उन्होंने कुछ ही मिनटों में कई पहाड़ों को पार कर लिया। जल्द ही उनकी आंखों के सामने सुनहरी रोशनी खिल उठी। तभी उन्होंने अपने सामने कुछ दूरी पर एक विशाल पर्वत खड़ा देखा। पहाड़ की चोटी ज्वालामुखी के समान थी। उसके मुंह से केवल अनंत सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, जो सोने के तालाब की तरह चमकदार थी। सुनहरा पुल। जब लुलुओं ने पहाड़ की चोटी को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उनके पीछे वू हुआंग, ये मिंग और बाकियों ने करीब से पीछा किया। जैसे ही उनकी नजरें चमकदार सुनहरे तालाब पर पड़ी, उनकी आंखों में इच्छाएं उभर आईं। ऐसा लगता है कि गोल्डन पूल का आशीर्वाद हमारे भाग्य में लिखा है। अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए ये मिंग हंसे। मुझे वास्तव में आपका मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद देना होगा। गर्जन। हालांकि जैसे ही ये मिंग की हंसी फीकी पड़ी, अचानक पूरे क्षेत्र में कई दहाड़ें गूंजने लगी। इसके बाद दोनों तरफ के सभी लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उन्होंने पहाड़ की चोटी पर एक के बाद एक विशाल जानवरों को आते देखा, जिनकी लाल लाल आंखें तेजी से इंसानों पर टिकी हुई थी। 1 दर्जन से अधिक ग्रेड 4 जेनेसिस जानवर।
इस लाइन अपने दोनों पार्टियों के हाव भाव बदल दिए। हालांकि यह अभी भी खत्म नहीं हुआ था। टाइटैनिक जानवरों ने खुद को साष्टांग प्रणाम किया, उनके सिर नीचे झुके हुए थे जैसे कि वे झुक रहे हों। जेन जू की अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा, अफवाह गोल्डन पूल में एक रहस्यमय जेनेसिस बीस्ट नेता के बारे में बात करती है, जिसके सामने कई ग्रेड 4 जेनेसिस बीस्ट्स आए हैं। झो युआन की भौहें आपस में कसकर जुड़ी हुई थी। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच थीं। ये वास्तव में उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, पीछे बाघ और आगे भेड़िए। अगर हालात बदतर हो गए तो हम जल्द ही अराजकता के बीच से भाग जाएंगे, झो युआन ने धीमी आवाज में कहा। लुलुओ और जेन जू ने सिर हिलाया। यहाँ तक कि लुलुओ भी अब गोल्डन पूल के बारे में नहीं सोच रहा था। उनके पीछे कुछ दूरी पर वू हुआंग और ये मिंग के भाव गंभीर हो गए। वे सुनहरी रोशनी की गहराई में चिंताजनक रूप से शक्तिशाली हलचल महसूस कर सकते थे। उनकी संरक्षित निगाहों के तहत विशाल पर्वत की चोटी से गरिमा से भरी एक धीमी गर्जना सुनाई दी, जिससे पर्वत पर मौजूद हर उत्पत्ति जानवर कांप उठा। सुनहरी रोशनी के भीतर से एक विशाल आकृति धीरे धीरे उभरी। अंत में वह आकृति बाहर निकल गई और सभी के सामने प्रकट हो गई। जैसे ही यह आकृति सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जो चीज सामने आई थी वह कोई विशालकाय प्राणी नहीं थी, लेकिन एक सुस्त भूरे रंग का छोटा कुत्ता जैसा प्राणी। छोटा जानवर आलस्य से जम्हाई ले रहा था, उसकी मनमोहक आंखें तिरस्कार पूर्वक एकत्रित भीड़ की ओर देख रही थी। झो युआन और लुलुओ ने इस दृश्य को चुपचाप देखा। कुछ क्षण बाद वे फिर से ध्यान से देखने से पहले अपनी आंखों को जोर से रगड़ने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति बेहद शानदार हो गई थी। लुलुओ ने झिझक भरी आवाज में पूछा, झो युआन, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है? वह छोटा प्राणी बिल्कुल टुनटुन जैसा क्यों दिखता है? झो युआन चुप था। अंत में उसने जोर से सिर हिलाया। तुम्हारी आंखें गलत नहीं हैं। ये छोटा हरामी यहाँ एक राजा के रूप में अपने समय का आनंद ले रहा है, जबकि हम बाहर अपने जीवन के लिए सख्त संघर्ष कर रहे थे। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 172। टुनटुन का क्रोध। अनेक जानवर पहाड़ की चोटी पर झुक गए थे। उनके सम्मान का लक्ष्य अप्रत्याशित रूप से एक शक्तिशाली विशाल जानवर नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय छोटा सा सुस्त भूरे रंग का प्राणी था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झो युआन और लुलुओ ने स्वाभाविक रूप से इसे तुरंत पहचान लिया था। ये छोटा प्राणी अंतिम प्राणी था जो सेंट रेमेंस डोमेन टुनटुन में प्रवेश करने के बाद से अब तक नहीं मिला था। यहाँ तक कि झो युआन भी मदद नहीं कर सका, लेकिन कुछ हद तक स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। कौन सोच सकता था कि टुनटुन यहाँ पहाड़ के राजा के रूप में छिपा होगा और एक स्वतंत्र और आसान जीवन का आनंद ले रहा होगा। क्या आप इस छोटे से जीव को जानते हैं? झो युआन और लुलुओ के सदमे के विपरीत जेन जू का चेहरा गंभीरता से भर गया था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, और स्वाभाविक रूप से उसे विश्वास नहीं था कि वह छोटा प्राणी उतना सरल था जितना दिखता था। क्या किसी ने नहीं देखा कि अन्य ग्रेड 4 जेनेसिस जानवर इसके प्रति कितने सम्मानजनक थे? ये छोटा प्राणी स्पष्ट रूप से यहाँ का सबसे भयानक जेनेसिस जानवर था। चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा, झो युआन ने सांत्वना दी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और टुनटुन की ओर लहराया। हालांकि टुनटुन ने उसकी लहर को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में अब भी वही तिरस्कार भरा हुआ था। जेन जू ने झो युआन पर संदेहपूर्ण दृष्टि डाली। झो युआन के मुंह के कोने शर्मिंदगी से हिल गए। इसके बाद जब उसका हाथ अचानक उसके यूनिवर्स बैग पर थपथपाया, तो उसने एक ठंडी हंसी निकाली, जिससे सूखे मांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। स्विश! जैसे ही मांस दिखाई दिया, छोटे प्राणी की आंखों में तिरस्कार तुरंत बदल गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह छाया में बदल गया। उसके हाथ के झटके से मांस गायब हो गया। टुनटुन अधीरता से दहाड़ते हुए 2 बार उसकी परिक्रमा करते हुए उसके सामने आ गया। क्या तुम दिखावा करते रहोगे? झो युआन ने व्यंग्य किया।
टुनटुन झो युआन की बाहों में कूद गया और उसके चेहरे को चाटने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली। उसकी मनमोहक आंखों में एक प्यार भरा भाव था। झो युआन ने सूखे मांस को फेंकने से पहले अपनी आंखें घुमा ली। झो युआन ने टुनटुन को नजरअंदाज कर दिया, जो अब सूखे मांस के सुंदर स्वाद में डूबा हुआ था, जब वह अपनी आंखों में एक अमित्र भाव के साथ मुड़ा। उसकी मुस्कुराती हुई नजर वू हुआंग, ये मिंग और बाकी लोगों पर पड़ी, जिनके हाव भाव बदलने लगे थे। ये मिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी धीमी हो गई और वह बुदबुदाया, ये कैसे हुआ? वह रहस्यमय छोटा प्राणी उसे क्यों जानता है? उनकी आंखों के सामने का दृश्य पहले ही सभी की उम्मीदों से बढ़कर था। वू हुआंग का रंग थोड़ा राख जैसा था। झो युआन के पास वास्तव में एक छोटा प्राणी था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना सक्षम होगा कि इन ग्रेड 4 जेनेसिस जानवर ने भी उसके सामने समर्पण कर दिया होगा। झू यंग, जियांग क्वान और बाकी लोग एक साथ करीब आ गए। उनकी अभिव्यक्तियां सतर्क थी। यदि छोटा प्राणी इन ग्रेड 4 जेनेसिस जानवरों को उन पर हमला करने का आदेश देता, तो उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ के भाव बहुत बदसूरत लग रहे थे। झो युआन ने बुरी नजर से उनकी ओर देखा और ठंडी हंसी उड़ाई। जब तुम लोग पहले हमारा पीछा कर रहे थे तो क्या वाकई अच्छा नहीं लगा? झो युआन ने टुनटुन के सिर को धीरे से थपथपाया, जबकि उसका दूसरा हाथ वू हुआंग और ये मिंग की ओर था। तुम स्वार्थी प्राणी हो, ये सोचना कि तुम याओयाओ की रक्षा करने के बजाय यहाँ अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। क्या आप जानते हैं कि इन 2 कमीनों ने याओयाओ पर हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह घायल हो गई, और अब हम उसे ढूंढ भी नहीं सकते। ऑडियो बुक्स 108 को पर अद्यतन एन उपन्यास खोजे। टुनटुन, जो अभी भी सूखे मांस का स्वाद ले रही थी, अचानक अकड़ गई। उसका ध्यान तुरंत मांस से हट गया क्योंकि उसके गले से कुछ भयानक दहाड़ निकली। टुनटुन की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी, उच्च और जानती थी कि उसका कर्तव्य उसके संरक्षक जानवर के रूप में याओयाओ की रक्षा करना था। इस प्रकार ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे याओयाओ को स्वादिष्ट सूखा मांस खाने में असमर्थ होने की कीमत पर भी छोटी से छोटी चोट लगने की अनुमति मिल सके। उसने अपना सिर उठाया। उसकी मनमोहक आंखें सीधे झो युआन की ओर घूर रही थी, मानो उसने पहले जो कहा था उसकी पुष्टि कर रहा हो। झो युआन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिलाया। झो युआन की बाहों से कूदने से पहले टुनटुन ने चुपचाप उसके सामने सूखा मांस फेंक दिया, क्योंकि उसकी मनमोहक आंखें वू हुआंग और ये मिंग की ओर थीं। हर कोई उस आश्चर्यजनक क्रूरता को महसूस कर सकता था जो इस समय टुनटुन के छोटे से शरीर से फूट रही थी। गर्जन। टुनटुन का शरीर अचानक बड़ा होते ही लाल रंग की रोशनी फैल गई। कुछ ही सांसों में झो युआन के समूह के सामने एक रहस्यमय और प्रतिष्ठित विशाल लाल लाल जानवर प्रकट हुआ था। उसके शरीर पर लाल रंग का कवच बहते मैग्मा के समान था, जबकि उसके विशाल मुंह में काली रोशनी सभी चीजों को निगलने में सक्षम लग रही थी। जेनेसिस क्यूई का एक तूफान उसके शरीर से हिंसक रूप से बह गया, जिससे आसपास के स्थान में हलचल मच गई। गर्जन। टुनटुन के क्रोध को महसूस करने पर दर्जनों ग्रेड 4 जेनेसिस जानवरों ने गगनभेदी दहाड़ें छोड़ी, जिससे पूरी पर्वत श्रृंखला कांप उठी। वू हुआंग, ये मिंग और बाकी लोगों की अभिव्यक्तियां अनैच्छिक रूप से बदल गईं। टुनटुन की दहाड़ में लगभग पागल हत्या के इरादे को स्पष्ट रूप से महसूस किया गया। बूम। एक दर्जन ग्रेड 4 जेनेसिस जानवर अचानक आगे बढ़े और वू हुआंग के समूह की ओर झपटे। ये मिंग निर्णायक रूप से चिल्लाया, पीछे हटो। उनके आंकड़े तेजी से वापस चले गए। हे, भागने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, लुलुओ लिटिल फ्रॉस्ट पर सवार होकर उनके पीछे कुछ दूरी पर आ चुका था। उसके पंख फड़फड़ाने लगे, जिससे बर्फ की तेज धार निकल रही थी। वू हुआंग और बाकी लोगों ने उसके हमले को तुरंत विफल कर दिया, लेकिन बर्फ की धूल पहले से ही पूरे क्षेत्र में बहने लगी थी, जिससे उनके आसपास की जगह जम गई और उनकी गति धीमी हो गई। इसी समय दर्जनों जेनेसिस जानवर भयंकर गर्जना के बीच पहुंचे। उनके निर्दयी हमले आकाश को कवर करते हुए प्रतीत हो रहे थे, जैसे वे वू हुआंग के समूह की ओर बढ़ रहे थे। बैंग बैंग। जमीन उखड़ने लगती थी।
वू हुआंग, ये मिंग और बाकी लोगों ने बमबारी का सामना करने की हिम्मत नहीं की, उनके लोग तेजी से पीछे हट रहे थे। टुनटुन की लौ जैसी लाल आंखें उन पर टिक गईं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसका शरीर लाल रंग की रोशनी की चमक में बदल गया। वू हुआंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने अपनी आंख के कोने से अपने पीछे एक लाल लाल आकृति को प्रकट होते देखा था। अजीब काली रोशनी टिमटिमाते ही विशाल पंजे नीचे की ओर खिसक गए, जिससे मूल रूप से लाल लाल पंजे काले रंग की परत में धुल गए। 5 आंसू अंतरिक्ष में ही फट गए थे, जबकि लंबे निशान नीचे जमीन पर अतिरिक्त बल से फट गए थे। उनके अंदरूनी भाग दर्पण की तरह साफ थे। कितना भयानक उत्पत्ति जानवर है। वू हुआंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह पहले से ही पंजे के नीचे मौजूद आश्चर्यजनक तरंगों को महसूस कर सकता था। जहां तक टिमटिमाती काली रोशनी की बात है तो वह अत्यंत अत्याचारी शक्ति प्रतीत हो रही थी। उन्होंने हमले को कमतर आंकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। उसके मुंह से जोरदार चीख फूट पड़ी। लिटिल हेवन जेनेसिस तकनीक, गोल्डन क्रो हेवन सील। जैसे ही उग्र लाल जेनेसिस क्यूई का विस्फोट हुआ, एक हाथ ने एक सील का निर्माण किया, जो प्रकाश की एक सील में परिणत हुई, जो कई दर्जन फीट बड़ी थी। सील के भीतर एक 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा हल्का हल्का दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह असीमित लपटें उगल रहा था। जैसे ही उसने ये कदम उठाया, 1000 फीट के दायरे में जमीन तुरंत सूख गई और टूट गई। हल्की सी सील क्रोधित टुनटुन के पंजे से टकराकर आगे बढ़ी। बूम! एक पल के लिए पूरी दुनिया हिलती हुई नजर आई। इसके बाद एक भयानक सदमे की लहर उठी, जिसने आसपास के सभी लोगों को उड़ा दिया। जैसे ही धूल जमी, सभी ने अपनी निगाहें उधर कर दी। जमीन धंस गई थी, जिससे एक बड़ी दरार बन गई थी। टुनटुन का विशाल शरीर भी पीछे की ओर उड़ गया था। उसके पंजे जमीन में धंस रहे थे, जिससे गहरे पंजों के निशान रह गए थे। जाहिर तौर पर वू हुआंग के हमले के कारण उसके पंजे थोड़े जल गए थे। टुनटुन के विपरीत, वू हुआंग 100 फीट पीछे खिसक गया था। उसकी अभिव्यक्ति काफी गंभीर थी। उसकी बांह पर हड्डी तक के 5 गहरे घावों से खून टपक रहा था। लुलुओं की आंखें लगभग बाहर आ गईं। स्पष्ट रूप से आश्चर्य हुआ कि वू हुआंग एक ही झड़प के बाद घायल हो गया था। क्रोधित टुनटुन बहुत डरावना है। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 173 संत की मेज पर अपना नाम छोड़ना। जमीन झुलसकर काली हो गई थी पूरी गड़बड़ी में। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वू हुआंग ने गंभीर रूप से अपनी बांह पर लगे घावों की ओर देखा और उसकी आंखें हल्की सी हिल गईं। टुनटुन के पंजे के हमले की तीव्रता इतने आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच जाएगी, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उनके जेनेसिस क्यूई बचाव ने ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया था और आसानी से टूट गए थे। ये मिंग वू हुआंग के पास पहुंचे और उसकी बांह पर एक नजर डाली, क्योंकि उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई थी। यह उत्पत्ति जानवर सामान्य नहीं है। वू हुआंग ने सिर हिलाया। इसकी रक्तरेखा अत्यंत शक्तिशाली है। रहस्यमय जेनेसिस जानवर बहुत ही दबंग था। उन्होंने इसके विरुद्ध कुछ भी रोकने का साहस नहीं किया। हालांकि वर्तमान स्थिति संभवतः उसे आमने सामने की लड़ाई में शामिल होने की अनुमति नहीं देगी। वू हुआंग ने रुखाई से कहा, अगर आपके पास और कुछ नहीं है, तो मैं खुद ही वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। वर्तमान स्थिति उनके लिए अत्यंत प्रतिकूल थी। झो युआन और गिरोह को देखने का जिक्र किए बिना, केवल वे दर्जन भर ग्रेड 4 जेनेसिस जानवर ही उन्हें भयानक सिरदर्द देने के लिए पहले से ही काफी थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर चीजें गलत हो जाएंगी। ये मिंग ने भी इसे स्पष्ट रूप से समझा। जब उसकी नजर झो युआन की ओर गई तो वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इस तरह से विकसित होगी। झो युआन वास्तव में एक समस्या है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आपका कट्टर दुश्मन बन सकता है। लेकिन चिंता मत करो, अगर हम जाना चाहेंगे तो वे हमें रोक नहीं पाएंगे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। दोनों हाथों ने अचानक एक सील बना ली, क्योंकि उसकी काली काली पुतलियों में काले भंवर उभर आए और बेतहाशा घूमने लगे। रात शैतान क्यूई, रात शैतान स्वर्ग।
ये मिंग की आंखों से जेनेसिस क्यूई की 2 रात की काली किरणें अचानक निकल गईं। एक पल में पूरी भूमि एक अंतहीन अंधकार में गिरती हुई प्रतीत हुई। आकाश में अंधकार छा गया और भूमि पर छा गया। न केवल किसी की दृष्टि बाधित हो गई थी, बल्कि उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां भी सीमा तक कमजोर हो गई थीं। गर्जन। ग्रेड 4 जेनेसिस बीस्ट्स ने दिशा की अपनी समझ खो दी, जिससे वे लापरवाही से हमला करने से डरने लगे। उन्होंने अपनी स्थिति बनाए रखी और धीमी गर्जनाएं करते हुए खुद को सुरक्षित रखने के उपाय किए। पास रहो, एक साथ इकट्ठा रहो। झो युआन की आवाज फैल गई। ऐसे अंधकार को दूर करना कठिन था। अकेले हमला करने से निस्संदेह दूसरे पक्ष को मौका ढूंढने का मौका मिलेगा। ऑडियो बुक 108 पर अप टू डेट कहानियां खोजे। जेन जू और लुलुओ आवाज की उत्पत्ति के पास पहुंचे और झो युआन के करीब रहे। जहां तक टुनटुन की बात है, उसकी लाल लाल आंखें धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ने से पहले पूरे क्षेत्र में घूम गईं। वास्तव में कष्टकारी, ये मिंग अंधेरे में बुदबुदाया। उसने मूल रूप से हमला करने से पहले उन्हें पकड़ने की योजना बनाई थी। यदि दूसरे पक्ष को लापरवाही से हमला करना था, तो वह अपनी सेना इकट्ठा कर सकता था और जितनी जल्दी हो सके उन्हें मिटा सकता था। हालांकि झो युआन ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, जिससे उसकी योजना विफल हो गई। ऐसा लगता है कि हम केवल पीछे हट सकते हैं। उसने अपनी उंगली से झटका देने से पहले अपना सिर हिलाया। वू हुआंग, झे यंग और बाकी लोगों के कानों में एक धीमी आवाज प्रसारित हुई, जिससे सभी लोग तुरंत वापस गिर गए। अंधेरा धीरे धीरे छट गया। लुलुओ ने तुरंत उस क्षेत्र की ओर देखा जहां वू हुआंग और बाकी लोग थे, लेकिन पाया कि वह अब खाली था। उनके आंकड़े पहले से ही क्षितिज के किनारे पर थे। जाहिर तौर पर उन्होंने कुछ समय पहले भागने का फैसला किया था। वे भाग गए हैं। परिणाम स्पष्ट रूप से लुलुओ को पसंद नहीं था। झो युआन को भी काफी पछतावा महसूस हुआ। ये वू हुआंग, ये मिंग और बाकी लोगों को यहाँ दफनाने का एक अवसर था, लेकिन उनकी अंतहीन चालों ने इस कार्य को बहुत कठिन बना दिया था। झो युआन ने उस दिशा में देखा जिसमें वे गायब हो गए थे और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बर्फीली हत्या का इरादा भीतर चमक रहा था। कोई जल्दी नहीं, हमारे पास अपना मौका होगा। आखिरकार हमें सेंट रेमंड्स डोमेन में अंतिम विजेता का फैसला करना होगा। वू हुआंग और गिरोह के जाने के बाद दर्जनों ग्रेड 4 जेनेसिस जानवर घूमे और उनका पीछा करने के इरादे से झो युआन के समूह पर दहाड़ने लगे। गर्जन। हालांकि टुनटुन उन पर दहाड़ने लगा, उसकी भीषण गर्जना से जंगल हिल गया। टुनटुन की दहाड़ से चकित होने के बाद ग्रेड 4 जेनेसिस बीस्ट्स धीरे धीरे पीछे हट गए। टुनटुन ने अपना शरीर हिलाया तो वह तेजी से सिकुड़ने लगी। अंत में यह अपने सामान्य फीके भूरे स्वरूप में लौट आया, थोड़ा प्यारा लेकिन अचूक। हालांकि पहले की लड़ाई के बाद हर कोई स्पष्ट रूप से जानता था कि यह कितना भयानक था। यह आलसी दिखने वाला छोटा सा साथी था। टुनटुन झो युआन के कंधे पर कूद गया। उसकी मनमोहक आंखें उसे थपथपाते हुए टिमटिमा रही थीं। ये बड़ी बहन याओ याओ के बारे में पूछ रहा है। लुलुओ ने इसके शब्दों की व्याख्या करने में मदद की। झो युआन ने टुनटुन के सिर को थपथपाया और कहा, याओ याओ पहले ही उनसे बच चुकी है और फिलहाल ठीक है। वह शायद कहीं ठीक हो रही है और जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी तो हमसे दोबारा मिलेगी। ये सुनने के बाद ही टुनटुन को काफी राहत महसूस हुई। बस जब वे बात कर रहे थे, अचानक सभी को कुछ महसूस हुआ और उन्होंने आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। सेंट टैबलेट अचानक हिलने लगा था। जैसे ही प्राचीन शब्द प्रकट होने लगे, प्रकाश उसकी ओर एकत्रित हो गया। लुलुओ ने आश्चर्य से कहा, किसी ने टैबलेट पर अपना नाम छोड़ दिया है। झो युआन और जेन जू ने अपना ध्यान दूसरी ओर लगाया। केवल याओ याओ, वू हुआंग और ये मिंग ही सेंट टैबलेट पर अपना नाम छोड़ने में कामयाब रहे थे, लेकिन अब उनके नाम के नीचे एक और नाम दिखाई दे रहा था। जियांग क्वान, डोंगक्सुआन महाद्वीप। लड़ाई सिद्धि, जेन जू से लड़ाई जीत। लुलुओ ने जेन जू की ओर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डाली। एक नकारात्मक उदाहरण के रूप में उनका नाम वहां होना ईमानदारी से थोड़ा अपमानजनक था।
जेन जू का रंग हमेशा की तरह पीला था, उनके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहा था और उन्होंने शांति से कहा, अगर उनके साथी पास में नहीं छिपे होते तो उनके लिए मुझे हराना इतना आसान नहीं होता। हालांकि उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे, जाहिर तौर पर वह अंदर से उतना शांत नहीं था जितना वह सतह पर दिखता था। आखिरकार जेन जू को स्वाभाविक रूप से कैंगमांग महाद्वीप के शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं में से एक होने का गौरव प्राप्त था। झो युआन ने सहमति में सिर हिलाया। जेन जू द्वारा प्रदर्शित गौरव को देखते हुए जेन जू का मानना था कि ये किसी हारे हुए व्यक्ति के शब्द नहीं थे। इसके अलावा वे डोंगक्सुआन लोग वास्तव में बहुत बेईमान थे। कोई भी ये देख सकता है कि वे निष्पक्षता को कैसे नजरअंदाज करते हैं और याओ के साथ जुड़ जाते हैं। जियांग क्वान का नाम सामने आने के कुछ ही क्षण बाद उसके नीचे फिर से रोशनी इकट्ठा होने लगी क्योंकि एक और नाम तेजी से उभरने लगा। झू यंग, डोंगक्सुआन महाद्वीप। लड़ाई की उपलब्धि, लुलुओ से लड़ाई, संकीर्ण जीत। लुलुओ के मुंह के कोने तुरंत नीचे की ओर मुड़ गए। उसने अभी जेन जू का मजाक उड़ाया था और अब वह भी एक और नकारात्मक उदाहरण बन गई थी। कितना क्रोधजनक, मैं उससे कब हार गया। लुलुओ ने स्पष्ट रूप से इस फैसले को स्वीकार नहीं किया। यदि ऐसा नहीं है क्योंकि वह आश्चर्यचकित हो गई थी और लिटिल फ्रॉस्ट को फंसने दिया, जिससे उन्हें अपनी शक्ति को संयोजित करने से रोक दिया गया, तो झू यंग संभवतः उनके खिलाफ क्या कर सकती थी। जब लुलुओ चिल्ला रहा था, रोशनी फिर से दिखाई देने लगी, जैसे ही एक और नाम धीरे धीरे सामने आया। झू युआन, कैंगमांग महाद्वीप। लड़ाई की उपलब्धि, झू यंग से लड़ाई की विजय। झू युआन के चेहरे पर सदमे की अभिव्यक्ति दिखाई दी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि झू यंग के साथ उनकी पिछली लड़ाई को सेंट टैबलेट द्वारा स्वीकार किया जाएगा, जिससे उनका नाम उस पर अंकित हो जाएगा। ड्रैगन प्रिंस युआन, अध्याय 174, गोल्डन पूल। वास्तव में मुझे टैबलेट पर अपना नाम मिल गया है। झू युआन आकाश में चमकदार सेंट टैबलेट को देखकर मुस्कुराया और इस परिणाम से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि उसने झू यंग के खिलाफ लड़ाई में बढ़त ले ली थी, लेकिन इससे पहले कि वह उसे ठीक से हरा पाता, वू हुआंग, ये मिंग और बाकी लोगों ने उसे रोक दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि सेंट टैबलेट ने अभी भी उस लड़ाई को स्वीकार किया था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारी खेती के स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था? सतह पर झू युआन केवल प्रारंभिक स्वर्ग गेट चरण में था, जबकि झू यंग अर्धअल्फा उत्पत्ति, एक जबरदस्त असमानता थी। इसलिए एक निश्चित दृष्टिकोण से लड़ाई को अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि माना जा सकता है। लुलुओ गुस्से में थी और उसने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि मैं आपकी तुलना भी नहीं कर सकती? वह झू यंग से हार गई थी और झू यंग झू युआन से हार गई थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह झू युआन से 2 स्तर नीचे थी? झू युआन हंसा। आराम करें, अगर हम झू यंग से दोबारा मिलते हैं तो आप निश्चित रूप से बदला लेने में सक्षम होंगे, जब तक आप उसकी जेनेसिस बीस्ट फंसाने की विधि से सावधान रहेंगे। उनके शब्द केवल सांत्वना नहीं थे। एक बार जब लुलुओ और लिटिल फ्रॉस्ट जुड़े हुए थे, तो उसकी ताकत एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच जाएगी जो सामान्य अल्फा उत्पत्ति विशेषज्ञों को मारने के लिए पर्याप्त थी। लुलुओ ने धीरे से कहा और कहा, जब मैं उसे दोबारा देखूंगी तो उसे जाने नहीं दूंगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अचानक घूम गईं। जब उसने झू युआन की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान उभर आई, कंधा जहां टुनटुन था। हे, अच्छा लड़का टुनटुन, क्या तुम यहाँ के बॉस हो? टुनटुन ने प्रसन्न भाव से सिर हिलाया। लुलुओ की आंखें चमक उठी। इसका मतलब यह है कि आपने सुनहरे तालाब पर कब्जा कर लिया है। टुनटुन को कुछ एहसास हुआ। उसकी आंखें अब सतर्क हो गईं क्योंकि वह लुलुओ को घूर रहा था। झू युआन का दिल थोड़ा हिल गया। उसे ये भी आभास हो गया था कि टुनटुन पहले से काफी ताकतवर हो गई है। क्या ये गोल्डन पूल के कारण हो सकता है? अच्छा बेटा टुनटुन, हमें थोड़ी देर के लिए सुनहरा तालाब उधार दे दो, ठीक है? लुलुओ की बड़ी बड़ी आंखें आकर्षक ढंग से झपकी। टुनटुन ने सिर हिलाया। क्षुद्र। लुलुओ ने इसे घूर कर देखा।
बगल में झो युआन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। वह भी सुनहरे तालाब को देखना चाहता था। उनके लिए यहाँ आना आसान नहीं था और उन्हें स्वाभाविक रूप से आशीर्वाद का हिस्सा प्राप्त करने की उम्मीद थी। हालांकि टुनटुन स्पष्ट रूप से यहाँ का बॉस था, इसलिए उन्हें इसे किसी तरह समझाने की जरूरत थी। झो युआन ने सूखी खांसी निकाली, इससे पहले कि वह गंभीर और हार्दिक तरीके से बोलना शुरू करता। टुनटुन, क्या उन कमीनों ने याओ पर गिरोह बनाकर तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाया? गर्जन। टुनटुन के पूरे शरीर के बाल खड़े होने लगे। गुर्राते समय उसकी मनमोहक आंखों में एक अशुभ चमक दिखाई देने लगी। हम भी बहुत गुस्से में हैं। झो युआन ने सिर हिलाया। लेकिन आपने इसे देखा है ना? उनमें से बहुत सारे हैं, और अगर हम अपना बदला लेना चाहते हैं तो हमें अपनी ताकत बढ़ाते हुए अधिक साथियों को भी इकट्ठा करना होगा। अब गोल्डन पूल को देखें, अगर हमें थोड़ी देर के लिए प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। अपनी ताकत बढ़ाने से हम उन लोगों के खिलाफ याओ के लिए बेहतर न्याय पाने में सक्षम होंगे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये सुनकर टुनटुन सकपका गया। ऐसा महसूस हो सकता है कि झो युआन का तर्क काफी उचित था। वू हुआंग के खिलाफ पिछली भिड़ंत ने ये सिखा दिया था कि वू हुआंग कितना ताकतवर है। कुछ क्षणों तक सोचने के बाद टुनटुन ने अंततः हार मान ली और सिर हिलाया। ऑडियो बुक्स 108 कॉम पर नई स्टोरीज ढूंढें। हे, झो युआन सबसे अच्छा है। ये देखकर लुलुओ तुरंत खुश हो गया। बगल में जेन जू एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, चूंकि वू हुआंग और बाकी लोग पहले ही पीछे हट गए हैं, इसलिए मुझे भी चले जाना चाहिए। वह काफी अकेला था, साथ ही बेहद घमंडी भी था। झो युआन द्वारा एक बार बचाया जाना पहले से ही उस पर बहुत भारी पड़ रहा था, जिससे उसे महसूस हो रहा था कि उस पर झो युआन का कृतज्ञता का कर्ज बकाया है। यदि उसे रुकना होता और उन आशीर्वादों में भाग लेना होता जो झो युआन ने मूल रूप से अकेले ही उनके लिए अर्जित किए थे, तो उसे नहीं पता होता कि वह अपना सिर कहां दफनाए। ये सुनकर झो युआन केवल मुस्कुराया। चूंकि आप पहले से ही मुझ पर कर्जदार हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि यह एक बार या 2 बार है? जियांग क्वान वू हुआंग, ये मिंग और बाकी लोगों के साथ टैग कर रहा है और निश्चित रूप से विभिन्न आशीर्वाद प्राप्त करेगा, जिससे उसकी ताकत बढ़ेगी। यदि आप पीछे पड़ने की योजना नहीं बनाते हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसे न छोड़ें। झो युआन कोई सामरी नहीं था, लेकिन केवल जेन जून को अपने शिविर में चाहता था। आखिरकार वू हुआंग ने डोंगक्सुआन लोगों के साथ मिलकर एक खतरनाक लाइनअप बनाया था। उनकी बराबरी करने के लिए झो युआन को कुछ शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं को अपने पक्ष में भर्ती करना होगा। ऐसी प्रतिभाएं निश्चित रूप से गौरवान्वित व्यक्ति थीं, इसलिए उन्हें समझाना एक कठिन कार्य था। इसलिए झो युआन ने दयालुता और परोपकार के माध्यम से उन पर काम करना चुना, जो दूसरों पर जीत हासिल करने के तरीकों में से एक था। जेन जू कोई मूर्ख नहीं था और स्वाभाविक रूप से झो युआन के इरादों को समझता था। जियांग क्वान ने भले ही जेन जू के खिलाफ गुप्त रणनीति अपनाए हो, लेकिन उनके बिना भी वह जियांग क्वान को कभी नहीं जाने देगा। इसलिए कुछ चुप्पी के बाद जेन जू ने अंततः कहा, मैं भविष्य में इन ऋणों को चुकाऊंगा। झो युआन ने टुनटुन पर मुस्कुराने से पहले अपना हाथ लहराया। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए परेशान करूंगा। टुनटुन ऐसी आहें भर रही थी मानो अपनी प्रिय वस्तुएं बांटने से बहुत दुखी हो। वह शक्तिहीन होकर उठा और विशाल पर्वत की चोटी की ओर चला गया। झो युआन तिकड़ी ने जल्दी से पीछा किया। जेनेसिस बीस्ट समय समय पर उनकी ओर देखते थे, लेकिन टुनटुन के कारण किसी को भी खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं होती थी। अंत में झो युआन और गिरोह आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। विशाल पर्वत शिखर ज्वालामुखी के मुंह के समान था, लेकिन इसके बजाय ये सुनहरे तरल से भरा हुआ था, जिससे ये सोने का एक पुल बन गया। सुनहरी रोशनी खिल उठी, एक फीकी अजीब सी खुशबू फैल गई। झो युआन, लुलुओ और जेन जू ने सुनहरे पुल को इच्छा से देखा। वे महसूस कर सकते थे कि उनके शरीर के भीतर जेनेसिस क्यूई जीवंत रूप से विकसित हो रही है। क्या ये सुनहरा तालाब है?
तीनों की लार टपकने लगी, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे जैसे ही उन्होंने उस पर नजर डाली। प्लॉप! टुनटुन कूदने वाला पहला व्यक्ति था। वह सतह पर इधर उधर सुस्ताता रहा, उसकी आंखें थोड़ी बंद थी जैसे कि ये दुनिया का सबसे अच्छा एहसास हो। झो युआन और बाकी लोगों ने देखा कि लहरदार सुनहरे पानी से सुनहरी रोशनी टुनटुन के शरीर में आने लगी। आशीर्वाद हमारे सामने पहले से ही है, हम कितना हासिल करते हैं ये हम पर निर्भर करेगा। झो युआन लुलुओ और जेन जू को देखकर मुस्कुराया, इससे पहले कि वह भी अंदर आ गया। लिटिल फ्रॉस्ट को अपनी बाहों में लेकर लुलुओ की आंखें चमक उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अंदर कूद गई और लिटिल फ्रॉस्ट के साथ खुशी से जयकार करने लगी। जेन जू का दिल एक पल के लिए धड़क उठा और तेजी से उसके पीछे चला गया। एक बार जब झो युआन अंदर था तो वह महसूस कर सकता था कि एक अनोखी सुनहरी रोशनी लगातार उसकी ओर आ रही है। सुनहरी रोशनी उसके शरीर में समा गई और लालचवश उसके छटपटाते मांस और खून ने उसे निगल लिया। स्वर्णिम प्रकाश उसके रक्त में समाहित हो गया, जिससे वह अधिक उत्साह और ताकत के साथ प्रवाहित होने लगा। यह उसकी मांसपेशियों में समा गया, उन्हें मजबूत बना दिया और उनमें विस्फोटक शक्ति भर दी। यह उसकी हड्डियों में समा गया, जिससे वे सख्त और मजबूत हो गई। सुनहरी रोशनी उसके पूरे शरीर में फैल गई, उसमें से कुछ अंततः उसके क्यूई निवास पर पहुंची। भीतर मौजूद गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई ने भी लालच से प्रकाश को अवशोषित करना शुरू कर दिया और तेजी से और अधिक शक्तिशाली हो गई। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसकी ताकत बढ़ रही है, झो युआन एक तरह के नशे में डूब गया। उसकी आंखें कसकर बंद थी, मानो फिर कभी जागने का इरादा न हो। हालांकि झो युआन अंततः इस राज्य से बाहर हो गया। उसने नाखुश होकर अपनी आंखें खोली और टुनटुन को अपना चेहरा चाटते देखा। क्या बिल्ली है? झो युआन ने इसे घूर कर देखा। सुनहरे पूल के नीचे डूबने से पहले टुनटुन ने झो युआन के कपड़ों को अपने मुंह से खींचा। झो युआन अचंभित रह गया। क्या टुनटुन चाहता था कि वह उसका पीछा करे? क्या पूल के तल पर कुछ था? वह एक पल के लिए झिझके और लुलुओ और जेन जू पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि दोनों सुनहरे तालाब में सो रहे थे और अपने शरीर के अंदर हो रहे बदलावों के नशे में स्पष्ट रूप से नशे में थे। मैं अनुसरण करूंगा और देखूंगा। झो युआन ने निर्णायक रूप से पूल में गोता लगाने से पहले थोड़ा सोचा। वह काफी जिज्ञासु था, वास्तव में किस चीज ने टुनटुन की रुचि को आकर्षित किया था। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 175 सेंट रून सुनहरे तालाब के अंदर। न्यू हैप्टर्स को ऑडियो बुक्स 108 कॉम पर पूरी तरह से अपडेट किया जाएगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झो युआन पानी के बीच से गुजर रहा था, उसकी निगाहें उसके मार्गदर्शक टुनटुन पर टिकी थी क्योंकि वह करीब से उसका पीछा कर रहा था। जैसे जैसे वे गहराई में गोता लगाते रहे, झो युआन को सभी दिशाओं से अपनी ओर एक शक्तिशाली दबाव महसूस होने लगा। इसका परिमाण सामान्य पानी से कहीं अधिक है। कितना गहरा दबाव है! भले ही मैं पहले ही हेवन गेट चरण में कदम रख चुका हूं, फिर भी ये थोड़ा असहनीय है। झो युआन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। सुनहरे तालाब की गहराई स्पष्ट रूप से ऐसी जगह नहीं थी जहां आम लोग जा सके। गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई झो युआन के शरीर से बाहर निकलने लगी और उसके चारों ओर लिपट गई। हालांकि ज्यादा देर नहीं हुई जब उसकी जेनेसी क्यूई बाधा धीरे धीरे अपनी सीमा तक पहुंच गई। झो युआन कड़वी मुस्कान दिखाते हुए असहाय होकर रुक गया। उसने यह आशा नहीं की थी कि सुनहरे तालाब की तली तक पहुंचना इतना कठिन होगा। इसका एहसास होते ही टुनटुन तेजी से तैरकर वापस आ गया। झो युआन के सिर पर लेटने से पहले उसने थोड़ा सोचा। शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई फैल गई, झो युआन को बुलबुले की तरह ढक लिया। भारी दबाव तुरंत गायब हो गया। धन्यवाद। झो युआन ने टुनटुन का सिर रगड़ा। टुनटुन ने अपना पंजा लहराया और एक बार फिर झो युआन के साथ तेजी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों के बाद आखिरकार उन्हें अपनी मंजिल दिख गई। सुनहरे तालाब का तल देदीप्यमान सुनहरी रोशनी से ढका हुआ था। अनेक चट्टानों को सोने से रंग दिया गया था, जिससे वे असाधारण रूप से चमकदार हो गई।
झो युआन की नजर पूरे क्षेत्र पर पड़ी। उसकी आंखों में एक हैरानगी भरी नजर आ रही थी। उनकी आत्मा की समझ कमजोर नहीं थी, लेकिन वह सामान्य से कुछ भी अलग खोजने में असमर्थ थे। टुनटुन ने तालाब के तल पर उतरना जारी रखा, इससे पहले कि उसके पंजे अचानक एक निश्चित स्थान पर खोदना शुरू कर देते। असंख्य सुनहरी चट्टानें उड़ती हुई भेजी गईं। काफी देर बाद झो युआन की आंखें अचानक केंद्रित हो गईं। जैसे ही टुनटुन ने खुदाई जारी रखी, उसने सुनहरे तालाब के तल पर एक क्षतिग्रस्त पत्थर की पट्टिका देखी। झो युआन ने अपनी आस्तीन लहराई, जेनेसिस क्यूई की एक लहर भेजी जो बिखरी हुई चट्टानों को बहा ले गई, जिससे पत्थर की गोली पूरी तरह से उजागर हो गई। पत्थर की गोली धब्बेदार हो गई थी और बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, क्षरण के अवशेषों से आच्छादित। ये बेहद सामान्य लग रहा था, लेकिन झो युआन की निगाहें अभी भी इसकी सतह पर टिकी हुई थी। पत्थर की पट्टिका की सतह पर प्राचीन पैटर्न मिलेंगे। ये पैटर्न ऐसे दिखते थे मानो वे प्राकृतिक रूप से तब बने थे जब दुनिया शुरू हुई थी, रहस्यमय और अथाह। प्रकाश की कमजोर किरणों ने पैटर्न को एक दूसरे से जोड़ दिया, जिससे प्रकाश की एक प्राचीन और रहस्यमय किरण बन गई। झो युआन ने रहस्यमय रून को गौर से देखा। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में जेनेसिस क्यूई इस समय सुस्त हो गई है, जैसे कि एक अवर्णनीय दबाव में हो। ये स्पष्ट था कि ये दबाव रहस्यमय रून से उत्पन्न हुआ था। इसमें से थोड़ी परिचित आभा है। झो युआन के दिल में भावनाएं उमड़ पड़ी। कुछ क्षण बाद अचानक उसकी आंखें चमक उठी। मुझे ये याद है, ये सेंट टैबलेट की वही आभा है। लेकिन ये अजीब नहीं था। सेंट रेमेंस डोमेन आखिरकार पतित संत से उत्पन्न हुआ था। यह एक सेंट रून है। झो युआन ने खुद से बुदबुदाया। रून निश्चित रूप से गिरे हुए संत से था। हालांकि वह इसके रहस्यों को जानने में असमर्थ था, लेकिन आधे मस्तिष्क वाला कोई भी व्यक्ति जानता होगा कि सेंट रून असाधारण था। नहीं तो टुनटुन इतनी जिद न करती। टुनटुन ने इस समय अपना पंजा बढ़ाया, पत्थर की गोली की ओर इशारा किया और फिर झो युआन की ओर इशारा किया। आप चाहते हैं कि मैं इसे छूऊं? झो युआन से पूछा। टुनटुन ने बार बार सिर हिलाया। झो युआन एक पल के लिए झिझका, लेकिन अंततः अपने दांत पीस लिए। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और पत्थर की पट्टिका पर प्राचीन और रहस्यमय सेंट रून को बहुत सावधानी से छुआ, उसकी आकृति नीचे आ गई। बस जैसे ही झो युआन की उंगली का संपर्क हुआ, सेंट रून से प्रकाश की चकाचौंध किरणें फूट पड़ी, जो झो युआन की भौहों के बीच की जगह पर जा गिरी। बूम! जैसे ही प्रकाश ने उसे छुआ, झो युआन के दिमाग में एक विस्फोट गूंज उठा। जैसे ही दुनिया उसके चारों ओर घूमने लगी, झो युआन की आत्मा हिंसक रूप से हिल उठी। एक अकल्पनीय विशाल प्राचीन रून उसके सामने प्रकट हुआ। धीरे धीरे घूमते हुए एक भयानक दबाव ने उसे निगल लिया। दरार! झो युआन की आत्मा पर तुरंत दरारें दिखाई दी, जो स्पष्ट रूप से इस तरह के दबाव को झेलने में असमर्थ थी। झो युआन का दिल आतंक से भर गया था। वह जानता था कि प्राचीन रून के दबाव में उसकी आत्मा 10 सांसें भी नहीं टिक पाएगी। यदि ऐसा ही चलता रहा, तो उसकी आत्मा निश्चित रूप से धूल में मिल जाएगी। ये कैसे हो गया? उसके हृदय में भय की चीख गूंज उठी। मैं घबरा नहीं सकता। यह आत्मा का दबाव प्राचीन सेंट रून से है। झो युआन ने जबरन खुद को शांत किया। वह जानता था कि घबराहट संभवतः उसकी आत्मा की मृत्यु का कारण बनेगी। यदि यह आत्मा है। झो युआन ने एक गहरी सांस ली और अचानक अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि प्राइमल कैस्ट डिवाइन ग्रिंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि उसके सिर में प्रवाहित होने लगी। बूम! झो युन के पीछे का स्थान बिखरने लगा और अनंत तारों वाले आकाश में बदल गया। प्रारंभिक अराजकता के भीतर एक प्रतीत होता है कि अंतहीन धब्बेदार ग्रिंडस्टोन धीरे धीरे प्रकट हुआ। झो युआन के पीछे से विचित्र ग्रिंडस्टोन दिखाई दे रहा था, जो सीधे प्राचीन सेंट रून की ओर जा रहा था। चरमराहट! 2 समान प्राचीन अस्तित्व शून्य में मिले। ऐसा लगा जैसे उनकी टक्कर से पूरी दुनिया दरकने लगी हो। आत्मा को कुचलने वाला दबाव अंततः कम हो गया, क्योंकि झो युआन हौंफने लगा जैसे कि उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो।
जब उसने दो विशाल अस्तित्वों की ओर देखा तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। वास्तव में ये सेंट रून क्या है? ये सोचना इतना भयावह है कि मास्टर कैंग युआन की प्राइमल कैस डिवाइन ग्रिंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि भी इसे नष्ट करने में असमर्थ है। झो युआन अंदर से सदमे में था। उसकी भौहों के बीच दिव्य ग्रिंडस्टोन का निशान कैंग युआन द्वारा अंकित किया गया था और इसमें दिव्य ग्रिंडस्टोन की आभा का एक टुकड़ा शामिल था। यह इसी निशान के कारण था कि अतीत में जिसने भी झो युआन पर आत्मा के हमलों का इस्तेमाल किया था, उसे भयानक भाग्य का सामना करना पड़ा था। इनमें से हर एक आत्मा के हमले को अंततः दैवीय चक्की द्वारा कुचल दिया गया था। हालांकि इस बार दिव्य चक्की मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू के समान प्रभाव नहीं दिखा सकी। इसके बजाय प्राचीन सेंट रून इसकी ताकत का सामना करने में सक्षम था। दोनों टाइटन्स गतिरोध में फंस गए थे। केवल एक चीज जो मैं अभी कर सकता हूं वह है इंतजार करना। ऐसा कुछ भी नहीं था जो झो युआन कर सके। इस तरह के अनुपात का टकराव कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें उसके जैसा कोई अग्रिम मायावी चरण हस्तक्षेप कर सके। इसलिए वह बैठ गया और देखता रहा। ये केवल भगवान ही जानता था कि यह कितने समय तक चला, जब तक कि झो युआन की आत्मा को भी ऐसा महसूस नहीं होने लगा, थोड़ा थका हुआ। बूम! जैसे ही झो युआन अब सहन करने में सक्षम नहीं था, अचानक एक तेज आवाज आई। झो युआन ने जल्दी से ऊपर देखा, केवल धब्बेदार दिव्य ग्रिंडस्टोन को धीरे धीरे पीछे हटते हुए देखा, अंततः धुंधली मौलिक अराजकता में गायब होने से पहले। दूसरी ओर प्राचीन सेंट रून के तेजी से सिकुड़ने से उसमें से प्रकाश की किरणें फूटने लगी। अंत में यह प्रकाश की एक चमक में बदल गया जो आकाश से उतरा और झो युआन के सिर में जा लगा। सुनहरे तालाब के तल पर झो युआन ने कसकर बंद की हुई आंखें आखिरकार इस क्षण में खोली। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 176 ताकत में छलांग। बस जैसे ही झो युआन ने अपनी आंखें खोली, उसकी भौहों के बीच से अचानक एक भयावह लहर निकली। नाड़ी ने सुनहरे पूल के तल को हिला दिया, जिससे एक विशाल भंवर बन गया जिसके केंद्र में झो युआन था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अंतहीन सुनहरी रोशनी झो युआन के शरीर में फैल गई। पपहा! जैसे ही असीमित सुनहरी रोशनी आई, उसके शरीर में खड़खड़ाहट की आवाजें आने लगी। उसका मांस और खून उबलने लगा, जबकि अधिक से अधिक सुनहरी रोशनी उसके क्यूई निवास में प्रवाहित होने लगी, जिससे उसके अंदर जेनेसिस क्यूई लगातार बढ़ने लगी। कई मिनटों की छोटी अवधि में झो युआन के शरीर की सतह पर दुर्गंधयुक्त पपड़ी की एक परत दिखाई दी। ये वह अशुद्धियां थी जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था। झो युआन थोड़ा हिल गया, पपड़ी की परत टूट गई और त्वचा दिखाई देने लगी जिसके नीचे सुनहरी रोशनी बह रही थी। यह अत्यंत जादुई दृश्य था। झो युआन की आंखों में चमकदार रोशनी खिल गई क्योंकि उसने अपने शरीर में शक्ति की तीव्र वृद्धि महसूस की, जिससे उसके चेहरे पर आनंद दिखाई देने लगा। झो युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आत्मा को देखना शुरू कर दिया। वह चुपचाप उसकी भौहों के बीच बैठा हुआ था, जिससे एक हल्की सी चमक आ रही थी। स्वर्ण कुंड में प्रवेश करने से पहले की तुलना में उसकी आत्मा निस्संदेह अधिक केंद्रित और साकार थी। पहले की भ्रामक भावना धीरे धीरे खत्म हो रही थी क्योंकि यह साकार होने की ओर बढ़ने लगी थी। यह एक संकेत था कि उसकी आत्मा साकार होने वाली थी। एक बार जब उनकी आत्मा ने साकार चरण में कदम रखा, तो इसकी अद्भुतता और चमत्कार धीरे धीरे प्रकट होंगे। आत्मा शरीर को छोड़ने और कई आध्यात्मिक हमले करने में भी सक्षम होगी, जिससे यह और भी अधिक अथाह हो जाएगा। क्या पागलपन भरा आशीर्वाद है। आत्मा की साधना बहुत कठिन है। मैंने मूल रूप से अग्रिम चरण के शिखर तक पहुंचने के लिए कम से कम आधे साल के प्रशिक्षण का अनुमान लगाया था, लेकिन मैं इतनी जल्दी उस तक पहुंच गया। झो युआन का दिल खुशी से भर गया। उस समय उन्होंने अपनी आत्मा को मध्य भ्रामक अवस्था से अग्रिम स्तर तक बढ़ाने के लिए लगभग 1 वर्ष का कठिन प्रशिक्षण बिताया था। उसकी बैठी हुई आत्मा के ऊपर दूधिया सफेद सेंट स्पिरिट क्रिस्टल मंडरा रहा था, जो पवित्र प्रकाश दे रहा था, जिसने आत्मा को थोड़ा थोड़ा करके संयमित किया। ये गु कबीले से सेंट स्पिरिट क्रिस्टल था।
गोल्डन पूल आशीर्वाद इस बार उनकी आत्मा की खेती की तीव्र प्रगति का मुख्य कारण हो सकता है, लेकिन संत आत्मा क्रिस्टल के अथक पोषण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा झो युआन की आत्मा की भौहों के बीच एक हल्की चमक उभरी, एक प्राचीन रून जो मुश्किल से दिखाई देता है। रून प्राचीन, पवित्र और पवित्र था, मानो ये दुनिया के निर्माण के समय ही पैदा हुआ हो। क्या ये वह सेंट रून है? झो युआन का दिल बुरी तरह कांप उठा। ये रून स्पष्ट रूप से पहले का वही प्राचीन और रहस्यमय सेंट रून था। वह रहस्यमय सेंट रून मेरी आत्मा पर अंकित हो गया है। झो युआन हैरान था। वह नहीं जानता था कि वास्तव में ये रहस्यमय सेंट रून क्या था, लेकिन यह निश्चित रूप से अविश्वसनीय उत्पत्ति का था, कुछ ऐसा जिसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि यह कैसे आदिम अराजकता दिव्य ग्रिंडस्टोन से मेल खाने में सक्षम था। मुझे आश्चर्य है कि इस रहस्यमय सेंट रून का क्या कार्य है। झो युआन ने इसे सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि अपना सब कुछ देने के बाद भी रून बिना किसी अन्य प्रतिक्रिया के बस थोड़ा सा चमक गया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी ताकत में कमी है? झो युआन ने कड़वी हंसी छोड़ी। जाहिर है, रहस्यमय सेंट रून को सक्रिय करने के लिए भारी मात्रा में शक्ति की आवश्यकता थी, जिसे वह अभी भी प्रदान करने में असमर्थ था। उसने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया और अस्थायी रूप से इस विचार को त्याग दिया और अपना ध्यान अपने क्यूई आवाज की ओर केंद्रित कर दिया। मेरे शरीर के अंदर जेनेसिस क्यूई उन्नत हो गई है, मध्य स्वर द्वार चरण तक पहुंच गई है। झो युआन ने अपने रक्त लाल क्यूई आवास में झांक कर देखा तो पाया कि भीतर से घूम रही गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई पहले की तुलना में अधिक केंद्रित और प्रचुर मात्रा में थी। यह एक संकेत था कि यह पहले से ही मध्य स्वर गेट चरण तक पहुंच चुकी थी, जैसा कि सेंट रेमेन्स डोमेन की अपेक्षा थी। एक भी आशीर्वाद एक ही कदम में स्वर्ग तक पहुंचने के समान है। झो युआन का दिल खुशी से भर गया। उनकी प्रगति आश्चर्यजनक के अलावा और कुछ नहीं थी। उनकी आत्मा अधिक साकार हो गई थी, जबकि उनकी जेनेसिस क्यूई को फिर से एक सफलता मिली थी, जो मध्य स्वर्ग गेट चरण पर चढ़ गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने रहस्यमय सेंट रून प्राप्त कर लिया था। हालांकि उसे अभी भी इसकी क्षमताओं की खोज करनी थी, लेकिन वह जानता था कि वे निश्चित रूप से होंगी असाधारण। अगर अब मेरा दोबारा वो हुआंग से सामना होता है, तो मैं आखिरकार युद्ध में उसका सामना करने में सक्षम हो जाऊंगा। झो युआन की आंखों में युद्ध का इरादा जल गया। पहली बार जब वह वो हुआंग से मिला, तो उसकी आभा ही उसे दबाने में सक्षम थी, जबकि प्रत्येक बात की मुलाकात लगभग एक तरफा रही थी। हालांकि इससे वह उदास नहीं हुआ। इसके बजाय प्रत्येक पिटाई ने केवल उसके विकास को बढ़ावा देने का काम किया, क्योंकि उनके बीच का अंतर कम होता गया। आज तक वो हुआंग, अब समय आ गया है कि हम अपने बीच की नाराजगी को हमेशा के लिए सुलझा लें। झो युआन की आंखों में उदासी छा गई। दरार, सुनहरे तालाब के तल पर अचानक किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। झो युआन ने नीचे देखा और देखा कि धब्बेदार पत्थर की गोली उखड़ने लगी है, धूल में बदल रही है, जबकि उस पर रहस्यमय सेंट रून भी गायब हो गया है। झो युआन ने अपना माथा महसूस किया। वह जानता था कि रून उसकी आत्मा पर पहले ही अंकित हो चुका था। पत्थर की पट्टिका के विघटन के बाद झो युआन को लगा कि पूल में सुनहरी रोशनी कम होने लगी है, क्योंकि सुनहरा पानी धीरे धीरे साफ हो गया है। उसमें भरी रहस्यमयी ऊर्जा भी खत्म होने लगी। क्या गोल्डन पूल की ऊर्जा सेंट रून से आ सकती थी? झो युआन ने खुद से बुदबुदाया। सेंट रून के अब उसकी आत्मा पर अंकित होने के कारण ये स्वाभाविक रूप से अपनी ऊर्जा वितरित करने में असमर्थ था, जिससे गोल्डन पूल सामान्य हो गया। जबकि झो युआन अभी भी विचारों में खोया हुआ था, पूल का पानी हिल गया। टुनटुन तैरकर झो युआन के चारों ओर 2 बार चक्कर लगा रहा था और उसकी मनमोहक आंखें झो युआन की भौहों के बीच के स्थान को आश्चर्य से घूर रही थी, जैसे कि वहां कुछ महसूस हो रहा हो। मैं तुम्हारी वजह से लगभग मर गया, झो युआन ने उदास होकर कहा। रहस्यमय सेंट रून के पास स्पष्ट रूप से भयानक शक्ति थी। यदि दिव्य ग्रिंडस्टोन मार्क मास्टर कैंग युआन ने उसे नहीं छोड़ा होता,
तो न केवल वह सेंट रून को प्राप्त करने में असमर्थ होता, बल्कि संभवतः इसके भयानक दबाव से कुचल जाता। ऑडियो बुक्स 107 को पर अद्यतन एन उपन्यास खोजे सौभाग्य से झो युआन इसे पार करने में कामयाब रहा और उसे एक बड़ा इनाम भी मिला। जोखिम और अवसर हमेशा साथ साथ आते हैं, इसलिए झो युआन ने आगे कोई शिकायत नहीं की और सतह की ओर तैरते हुए टुनटुन को इशारा किया। कई मिनटों के बाद वह एक प्लॉप से पानी की सतह को छेद कर पूल के किनारे उतरा। झो युआन, तुम अंततः बाहर हो गए। लुलुओ के उभरते ही उसकी आवाज सुनाई दी। झो युआन ने अपना सिर घुमाया और लुलुओ को पास ही अपनी कमर पर हाथ रखे हुए पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह उसे आश्चर्य से देख रही थी। आप वहाँ आधे महीने से हैं? आधा महीना? झो युआन स्तब्ध था। उसे लग रहा था कि अभी आधा दिन ही हुआ है। इतना सोचते सोचते काफी समय बीत चुका था। खेती करते समय व्यक्ति को वास्तव में समय का ध्यान नहीं रहता। क्षमा मांगना। झो युआन ने माफी मांगते हुए लुलुओ और जेन जू की ओर देखा। ये स्पष्ट था कि वे इतने समय से यही उसका इंतजार कर रहे थे। जेन जू का चेहरा अभी भी वही हल्का सफेद था, लेकिन उसके शरीर से फैल रही जेनेसिस क्यूई तरंगों से यह स्पष्ट था कि उसे गोल्डन पूल से भी बहुत फायदा हुआ था। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि पिछले आधे महीने से सेंट रेमेंस डोमेन में तूफान उमड़ रहा है। आप कई प्रमुख घटनाओं से चूक गए हैं। ये सुनकर झो युआन के अंदर कुछ क्लिक हुआ और उसने तुरंत आसमान में ऊपर सेंट टेबलेट को देखने के लिए अपना सिर उठाया। इसके बाद उसके चेहरे पर आश्चर्य, विस्मय और विस्मय की बाढ़ आ गई। ये सोचकर कि सेंट टेबलेट में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 177 सेंट टावर सेंट टेबलेट पर अभी भी प्रकाश प्रवाहित हो रहा था, लेकिन आधे महीने पहले की तुलना में इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला परिवर्तन टैबलेट पर नामों की अत्यधिक बढ़ी हुई संख्या थी। मूलतः वहां केवल मुट्ठी भर लोग थे, याओ, वू हुआंग, ये मिंग, झो युआन और बाकी। लेकिन अब नामों की संख्या 38 तक पहुंच गई थी। 38 लोगों ने सेंट टैबलेट पर अपना नाम दर्ज कराया है। झो युआन काफी स्तब्ध था। ये कब से इतना आसान हो गया? लुलुओ ने भी अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए बताया, आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन पिछले आधे महीने के दौरान सेंट रेमेंस डोमेन में आशीर्वाद और उपहार लगातार दिखाई दिए। एक गहन संघर्ष के बाद अंततः उन्हें कई भाग्यशाली व्यक्तियों ने जीत लिया। स्पष्ट परिणाम इस तरह के आशीर्वाद प्राप्त करने से शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे व्यक्ति एक ही कदम में स्वर्ग पर चढ़ सका। असंख्य प्रतिभाएं जो एडवांस हेवन गेट चरण में फंस गई थी, वे इस अवसर का उपयोग अल्फा ओरिजिन चरण में कदम रखने में करने में कामयाब रहीं। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि सेंट टैबलेट के नियम केवल युद्ध उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं हैं। जो कोई भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और अल्फा ओरिजिन चरण में कदम रख सकता है, वह टैबलेट पर अपना नाम छोड़ सकेगा। दूसरे शब्दों में, टैबलेट पर मौजूद सभी 38 व्यक्तियों के पास अल्फा ओरिजिन की ताकत है। झो युआन की आंखों में आश्चर्य उभर आया। इसलिए सेंट टैबलेट पर अपना नाम छोड़ने के लिए आपको केवल अल्फा ओरिजिन चरण में कदम रखने की आवश्यकता है। हालांकि सेंट रेमेंस डोमेन में प्रवेश करने से पहले केवल कुछ मुट्ठी भर प्रतिभाएं ही अल्फा उत्पत्ति तक पहुंचने में सक्षम थीं। हालांकि अब ये संख्या बढ़कर 38 हो गई है। इससे पता चलता है कि सेंट रेमेंस डोमेन कितना फायदेमंद था। थिस्कोवर नए अध्याय ऑन ऑडियो बुक 108 कॉम झो युआन ने आह भरी और सेंट टैबलेट का ईमानदारी से निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जब वह देख रहा था, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने एक जाना पहचाना नाम देखा था, ली चुनजुन। स्वॉर्ड एम्पायर में ब्लाइंड स्वॉर्ड के नाम से मशहूर व्यक्ति ने एक बार वू हुआंग को रोकने में उसकी मदद की थी। ली चुनजुन ने फैंग जोंग डोंगक्सुआन महाद्वीप को हराया। फैंग जोंग उसे डोंगक्सुआन महाद्वीप से ये मिंग के बाद शीर्ष स्तर के 4 प्रतिभाशाली लोगों में से एक होना चाहिए।
ऐसा लगता है कि ये मिंग और गिरोह ली चुनजुन की खोज में गए थे। झो युआन ने खुद से बुदबुदाया। हालांकि ली चुनजुन स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली थे, और इसके बजाय उन्होंने डोंगक्सुआन महाद्वीप के शीर्ष स्तर की प्रतिभा को हरा दिया था। लुलुओ ने कहा, हालांकि ली चुनजुन ने फैंग जोन को हरा दिया, लेकिन बाद में उनका सामना ये मिंग से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि दोनों के बीच एक महाकाव्य लड़ाई लड़ी गई, जो अंततः ये मिंग की जीत में समाप्त हुई। झो युआन ने देखना जारी रखा। निश्चित ही उसने पीछे शब्दों की एक और पंक्ति देखी। एक ही चाल से ये मिंग से हार गए। झो युआन थोड़ा घबरा गया। ये डोंगक्सुआन लोग अन्य प्रतिभाओं के मनोबल को कमजोर करने की उम्मीद में जानबूझकर शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं को निशाना बना रहे हैं, जिससे उनमें चुनाव लड़ने का साहस नहीं बचेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये मिंग एक उदाहरण बना रहा था, और सबसे प्रसिद्ध लुलुओ, ली चुनजुन और बाकी सभी स्पष्ट रूप से सर्वोत्तम विकल्प थे। ये मिंग वास्तव में बहुत सक्षम है। झो युआन पहले ली चुनजुन के संपर्क में आया था और जानता था कि वह कितना मजबूत था। वह ऐसा व्यक्ति था जो वू हुआन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ सकता था, इसलिए ये काफी अप्रत्याशित था कि वह ये मिंग से हार गया था। झो युआन नीचे की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसकी नजर अचानक रुक गई। निंगजान ने वू हुआन के साथ 108 राउंड लगाए, लेकिन अंततः हार गए। निंगजान कौन है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह वू हुआन को इतनी दूर धकेलने में सक्षम था। झो युआन काफी चकित था। वू हुआन की ताकत अथाह थी, और यहाँ तक कि कई बार जब वे मिले थे, तब भी झो युआन को महसूस हो सकता था कि वू हुआन ने अभी भी उसमें से कुछ को वापस पकड़ रखा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि निंगजान नाम का ये शख्स वू हुआन के खिलाफ इतने लंबे समय तक टिक पाएगा। लुलुओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह कैंगमांग महाद्वीप के शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली लोगों में से एक है, निंग कबीले का बैटल जिनकी। क्या आपने उसके बारे में नहीं सुना है? इस बैटल जिनकी ने आशीर्वाद क्षेत्रों में से एक में वू हुआन का सामना किया और पृथ्वी को हिला देने वाली लड़ाई लड़ी। हालांकि वू हुआन फिर भी अंत में बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा। झो युआन ने आह भरी। वहाँ वास्तव में कई छिपे हुए ड्रैगन और झुके हुए बाघ हैं। आखिरकार उसने संपूर्ण सेंट टैबलेट पढ़ना समाप्त कर लिया। व्यवहारिक रूप से इसका प्रत्येक व्यक्ति इस बैच के सेंट रेमेन डोमेन का सबसे बड़ा लाभार्थी बन गया था। लगता है आप दोनों ने भी अल्फा ओरिजिन में कदम रख दिया है। झो युआन की नजर लुलुओ और जेन जू की ओर गई। वह महसूस कर सकता था कि उनके शरीर के अंदर जेनेसिस क्यूई बहुत मजबूत हो गई है। वे तरंगे स्पष्ट रूप से सच्चे अल्फा उत्पत्ति से संबंधित थीं। आखिरकार हम इस सुनहरे तालाब के आशीर्वाद की बदौलत वह अंतिम कदम उठाने में कामयाब रहे। जेन जू की कर्कश आवाज सुनाई दी। वह और लुलुओ दोनों मूल रूप से अल्फा ओरिजिन से एक ही पड़ाव पर थे। वास्तव में जेन जू को पहले अर्ध अल्फा उत्पत्ति माना जाता था। सुनहरे तालाब की शक्ति उधार लेकर वह अब एक सच्चा नीला अल्फा उत्पत्ति था। लुलुओ ने कहा, अल्फा उत्पत्ति चरण में अल्फा उत्पत्ति स्वर्ग से जुड़ने की क्षमता है। उत्पत्ति क्यूई को परिष्कृत करने के लिए अल्फा उत्पत्ति क्यूई को भीतर से खींचना है। हालांकि हम केवल हाल ही में उन्नत हुए हैं और कोई भी जल्दबाजी में प्रयास करने का साहस नहीं करते हैं। अल्फा ओरिजिन स्वर्ग को एक बेहद रहस्यमय स्थान कहा जाता है जो दुनिया के निर्माण के समय प्रकट हुआ था। हालांकि कोई इसे केवल अल्फा उत्पत्ति तक पहुंचने के बाद ही महसूस कर पाएगा और अपनी स्वयं की उत्पत्ति क्यूई को परिष्कृत करने के लिए अल्फा उत्पत्ति क्यूई को अवशोषित करने के लिए प्रवेश कर सकेगा। अल्फा ओरिजिन चरण का नाम भी इसी प्रकार पड़ा था। झो युआन ने आह भरते हुए सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि वह अकेला नहीं था जो बड़ा हो गया था। शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं ने स्वयं को तेजी से उन्नत करने के लिए इस स्थान का आशीर्वाद प्राप्त किया था। संभावना है कि वू हुआन, ये मिंग और उनके समूह ने भी पिछले आधे महीने में पर्याप्त प्रगति की है। यदि वे दोबारा मिले तो निश्चित रूप से एक महाकाव्य पृथ्वी हिलाने वाला युद्ध होगा। सेंट रेमेन्स डोमेन कब समाप्त होता है? झो युआन से पूछा।
लुलु और जेनजू ने सिर हिलाया। हर बैच अलग है, इसलिए कोई नहीं जानता कि क्या होगा। हालांकि सामान्य तौर पर कहें तो एक बार सबसे बड़ा आशीर्वाद लेने के बाद सेंट रेमेन्स डोमेन बदल जाएगा। सबसे बड़ा आशीर्वाद, झो युआन ने भौहें चढ़ा दी। जैसे ही वह दोबारा बोलने ही वाला था, अचानक उसकी भौहों के बीच हल्का सा दर्द महसूस हुआ। एक प्राचीन रून प्रकट हुआ और एक सेकंड के विभाजन के लिए टिमटिमाता हुआ प्रतीत हुआ। यही वह क्षण था जब सेंट रेमेन्स डोमेन के प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सेंट टैबलेट से एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। सेंट टैबलेट से धीरे धीरे लाखों करोड़ों प्रकाश किरणें फूटी। प्रकाश की किरणें एक विशाल मीनार की तरह धीरे धीरे भीतर से उभरी और सभी की नजरों में आ गईं। प्रकाश भी टॉवर के सामने एकत्रित होकर एक मंच बन गया। इस बीच एक प्राचीन आवाज, जो समय के माध्यम से यात्रा करती हुई प्रतीत होती थी, अवर्णनीय गरिमा और रहस्यमयता से भरी हुई, पूरे देश में गूंज उठी। जिनके नाम टैबलेट पर हैं वे सेंट टॉवर में प्रवेश कर सकते हैं। जो टावर के शीर्ष पर चढ़ता है उसे सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। संपूर्ण सेंट रेमेन्स डोमेन में तुरंत हंगामा मच गया। अनगिनत प्रतिभाएं विलाप कर रही थी, क्योंकि उन्हें अभी भी टैबलेट पर अपना नाम नहीं छोड़ना था। अब वे केवल देखते रह गए थे, सबसे बड़े आशीर्वाद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। बस सेंट टैबलेट पर नाम अचानक एक एक करके चमकने लगे। आकाश से उतरने वाले प्रकाश के स्तंभ के बाद स्तंभ में परिवर्तित हो गए। 38 आकृतियां घेरते हुए प्रकाश स्तंभ उतरे। सेंट रेमेन्स डोमेन के अंतिम आशीर्वाद के लिए लड़ाई अंततः इसी क्षण शुरू हुई थी। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 178 एकत्रित स्विश। स्विश, असंख्य देखने वाली आंखों के सामने प्रकाश के विशाल स्तंभ आकाश से गिरे। ये सचमुच एक भव्य दृश्य था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। प्रकाश स्तंभ सेंट रेमेन्स डोमेन के विभिन्न क्षेत्रों में उतरे, लेकिन प्रत्येक स्तंभ के अंत में एक आकृति थी। ये लोग स्पष्ट रूप से सेंट टैबलेट पर नामों के मालिक थे। सुनहरे तालाब के आसपास प्रकाश के 3 स्तंभ भी आकाश से उतरे, जो झो युआन, लुलु और जेनजू पर गिरे। हालांकि टुनटुन लाइट के खंभों के बाहर फंस गया था। टुनटुन ने असंतोष की धीमी गर्जना की और एक प्रकाश स्तंभ से 2 बार टकराया, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला। झो युआन कुछ हद तक स्तब्ध था, लेकिन उसने जल्द ही अपना सिर हिला दिया। ऐसा लगता है कि जेनेसिस बीस्ट्स को सेंट रेमेन्स डोमेन का सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी, और उन्हें प्रवेश करने का अधिकार भी नहीं था। टुनटुन, यही हमारा इंतजार करो। झो युआन ने इसे शांत करने का प्रयास किया। टुनटुन उदास होकर लेट गया और निराश और उदास नजर आ रहा था। लुलु ने अफसोस के साथ कहा, कितना अफसोस है। अगर टुनटुन साथ दे सके तो यह एक बड़ी सहायता होगी। टुनटुन की युद्ध शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। क्या हर किसी ने नहीं देखा कि वो हुआन भी इससे कैसे घायल हो गया था? थोड़ी देर तक पछतावे में रहने के बाद लुलु ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा अब उत्साह से भर गया और उसने आकाश में सेंट टॉवर को देखा। वह जानती थी कि सबसे तीव्र लड़ाई जल्द ही शुरू होगी। क्या आखिरकार अंतिम कार्य शुरू होने वाला है? इससे पहले सब कुछ महज छोटे मोटे झगड़े जैसा था, अब असली सौदा था। ऐसी स्थिति में जेनजू का पीला चेहरा भी अब थोड़ा लाल हो गया था। उसकी राख के रंग की आंखें वैसे ही उत्साह और प्रत्याशा से भरी हुई थी। झो युआन ने आकाश की ओर देखा। जब वह अपने चारों ओर प्रकाश के खंभे को देख रहा था तो उसकी आंखें थोड़ी संकीर्ण हो गईं। जैसे ही उसकी 5 उंगलियां कसकर बंद हुई, एक तीव्र आभा उभर आई। वो हुआन, अब समय आ गया है हमारे बीच का कर्ज चुकाने के लिए। आप सभी ने जो चीजें चुराई थी, वे आज मैं व्यक्तिगत रूप से वापस ले लूंगा। सेंट रेमेन्स डोमेन में ऊपर की ओर बढ़ती ताकत के उभरने के साथ ही 38 स्तंभ तेजी से चमकदार हो गए। 38 की आकृतियां धीरे धीरे सेंट टावर के सामने वाले मंच की ओर बढ़ने लगी। सेंट रेमेन्स डोमेन में अनगिनत प्रतिभाएं केवल धीरे धीरे बढ़ती 38 की संख्या को ईर्ष्या से देख सकती थी। सबसे बड़े आशीर्वाद के लिए लड़ने का मौका खोना कितने अफसोस की बात है।
ऑडियो बुक्स 108 पर रीड नए अध्याय। मेरे कौशल में कमी थी। कम से कम हम इतने भाग्यशाली हैं कि व्यक्तिगत रूप से लड़ाई के गवाह बन सके। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन होगा जो अंततः शीर्ष पर पहुंचेगा। ये संभवतः वो हुआंग या लू चुनजुन होगा। ये मिंग के पास भी एक अच्छा मौका है। वह अत्यधिक शक्तिशाली है और यहाँ तक कि ली चुनजुन भी उसके हाथों हार गया। अगर हमने उन डोंगक्सुआन चूहों को सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करने दिया तो हमारा कैंगमांग महाद्वीप अपना चेहरा खो देगा। झो जियाओयाओ को मत भूलो। वह वही था जिसने वू हुआंग और ये मिंग को हाथ मिलाने के लिए मजबूर किया था और उसकी ताकत निश्चित रूप से भीड़ से ऊपर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम आज उसकी चमकदार शक्ति देख पाएंगे। हे, वास्तव में टाइटन्स की लड़ाई है। चूंकि हमारा भाग्य इसका हिस्सा बनना तय नहीं है, हमें बस दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका निभानी होगी। कम से कम ये यात्रा व्यर्थ नहीं थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सेंट रेमेन्स डोमेन के हर कोने में अनगिनत अफसोसजनक फुसफुसाहटें गूंज उठी। अनगिनत निगाहों के नीचे 38 आकृतियां स्तंभ के साथ साथ ऊपर की ओर बढ़ी, अंततः प्रकाश के विशाल मंच पर उतरी। झो युआन ने चमकते मंच पर कदम रखा। उसके पैरों के नीचे का एहसास नीचे की जमीन जैसा ठोस था। उसकी नजर पूरे क्षेत्र पर पड़ी। सभी 38 आकृतियां विशाल मंच पर खड़ी थीं। जब उनकी नजरें एक दूसरे से मिली तो उनकी आंखों में एक सतर्क दृष्टि थी। झो युआन की नजर जल्द ही पास रुक गई जहां दो खूबसूरत आकृतियां खड़ी थीं। उनका सुंदर चेहरा दूसरे को और भी अधिक सुंदरता से चमकाता हुआ प्रतीत हुआ, जिसने कई निगाहों का ध्यान आकर्षित किया। ये स्पष्ट रूप से याओयाओ और जुओक्यू क्विंग्यू थे। अरे, बड़ी बहन याओयाओ! लुलुओ ने जल्दी से उनकी ओर हाथ हिलाया। उसकी आवाज सुनकर याओयाओ ने अपनी नजरें उधर घुमाई। जब उसने झो युआन को देखा तो उसके उदासीन चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। वह जुओक्यू क्विंग्यू को साथ लेकर शालीनता से आगे बढ़ी। ही, बड़ी बहन याओयाओ, आपने अपनी असली पहचान फिर से शुरू कर दी है। लुलुओ ने चुपचाप याओयाओ की तरफ देखा जहां जुओक्यू क्विंग्यू था। लुलुओ, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने मुझे नहीं बताया। जुओक्यू क्विंग्यू ने कसकर अपने दांत पीस लिए और उसने लुलुओ को घृणा भरी दृष्टि से देखा। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो लुलुओ सेंट रेमेन्स सिटी में बिताए दिनों के दौरान उसे मूर्ख बनते हुए देख रहा था। इतने मूर्ख होने के लिए केवल स्वयं को कौन दोषी ठहरा सकता है। लुलुओ ने अजीब चेहरा बनाया। याओयाओ ने झो युआन की ओर देखते हुए दोनों लड़कियों के बीच झगड़े को नजरअंदाज कर दिया। बुरा नहीं, तुम किसी तरह यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे। झो युआन ने असहायता से उत्तर दिया, मैं इतना बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। उसे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह जानता था कि याओयाओ केवल चिढ़ा रहा था। हालांकि जब उसने पूछा, क्या आप ठीक हैं, तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। याओयाओ समझ गया कि झो युआन वू हुआंग, ये मिंग और बाकी लोगों के उसके साथ गैंग बनाने के मामले का जिक्र कर रहा था। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। वो तो मैं ही था जो थोड़ा लापरवाह था। लुलुओ ने चीखते हुए कहा, बड़ी बहन याओयाओ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारी तरफ भी टीम के कुछ साथी हैं। अगर हम उनसे मिलेंगे तो हम उन्हें परेशान कर देंगे। अशिष्ट। जुओक्यू क्विंग्यू ने अपनी आंखें घुमाई। उसने झो युआन को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य झलकने लगा। बुरा नहीं, आप हेवन गेट स्टेज पर पहुंच गए हैं। सेंट रेमेन्स सिटी में झो युआन केवल क्यूई पोषण चरण में था, जिससे जुओक्यू क्विंग्यू को यह आभास हुआ कि वह यहाँ आने के लिए याओयाओ पर भरोसा कर रहा था। लेकिन देखने से उसने उसे कमतर आंका था। झो युआन को नीची दृष्टि से मत देखो। वास्तव में आप वास्तविक लड़ाई में उसे हरा नहीं पाएंगे। लुलुओ ने खर्राटा लिया। ठीक है, उससे पहले मुझे पकड़ने में सक्षम होना होगा, जुओक्यू क्विंग्यू ने जवाब दिया। याओयाओ हंसा और मजाक करने लगा। देखो, झो युआन उतना कमजोर नहीं है जितना तुम सोचते हो। क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हें पहले मुंह अवजा दूं? क्या अब तुम संतुष्ट हो कि तुमने देख लिया है?
जुओक्यू किंग्यू के लाल होंठ बाहर निकल आए। उसने झोउ युआन को फिर से स्कैन किया और कहा, इस छोटी महिला की उम्मीदें बहुत अधिक हैं। वो हुआन को हराने में सक्षम होने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। झोउ युआन ये देखकर चकित रह गया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, उसका मतलब क्या था। मुआवजा। जब वे बातचीत कर रहे थे, झोउ युआन और याओ याओ की अभिव्यक्ति अचानक रुक गई और उन्होंने धीरे से अपना सिर घुमाया। मंच के पास के एक कोने में कई आकृतियां एक साथ इकट्ठी थीं। एक आश्चर्यजनक आभा धीरे धीरे उनके शरीर से फैल रही थी। समूह का नेतृत्व वू हुआंग और ये मिंग ने किया था। शीर्ष स्तर की 4 डोंगक्सुआन प्रतिभाओं के अलावा वू हुआंग के पीछे कई अन्य प्रतिभाएं भी थीं। उनमें से 2 परिचित शख्सियतें थीं, जियो तियानेक्सुआन और गुलिंग। ये स्पष्ट था कि वू हुआंग ने पिछले आधे महीने में कुछ सदस्यों की भर्ती की थी। वू हुआंग और ये मिंग की निगाहें भी इस समय झोउ युआन और याओ याओ की ओर गईं। उनकी निगाहें आपस में टकरा गईं। हत्या के इरादे से चिंगारी उड़ती हुई प्रतीत हुई। लुलुओ, जुओक्यू क्विंग्यू और जेन जू भी झोउ युआन और याओ याओ के पक्ष में खड़े होने के लिए आगे बढ़े। उनकी आंखें शत्रुता से भरी हुई थी क्योंकि जेनेसिस क्यूई उनके शरीर के चारों ओर घूम रही थी और एक समान शक्तिशाली उपस्थिति बना रही थी। दोनों पक्ष दूर से ही एक दूसरे के सामने आ गए। अन्य प्रतिभाएं पीछे हट गईं। यहाँ 2 सबसे शक्तिशाली समूहों के बहुत करीब खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रही थी ताकि गोलीबारी में फंसने से बच सकें। ये मिंग की नजर याओ याओ की ओर पड़ी और उसने धीरे से आह भरी और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसने मुझे इतना बड़ा सिरदर्द दिया वह इतनी अद्भुत सुंदरता होगी। हालांकि मैं सेक्स की परवाह किए बिना कोई दया नहीं दिखाऊंगा। याओ याओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि खतरनाक रोशनी उसकी आंखों में फैल गई। जैसे ही वह बोलने ही वाली थी, एक काली आकृति धीरे धीरे बाहर चली गई। उसकी आंखों के चारों ओर काला कपड़ा बंधा हुआ था। उसका हाथ तलवार की पकड़ पर था जो फर्श पर खड़ा था। अगर हम सेंट टावर में मिलते हैं तो आपका प्रतिद्वंद्वी में होगा। चुपके से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। मंच पर कई प्रतिभाओं के शिष्य सिकुड़ गए। जब वे काले वस्त्र पहने व्यक्ति को घूर रहे थे तो उनकी आंखों में डर झलक रहा था। जिसने बात की थी वह ब्लाइंड स्वॉर्ड ली चुनजुन था। हे वू हुआंग, हम पिछली बार ठीक से आनंद नहीं ले पाए थे। चलो फिर चलते हैं। इसी समय एक शक्तिशाली आवाज गूंजी। कोई केवल एक मांसल आकृति को आगे बढ़ते हुए देख सकता था। वह एक नंगे धड़ वाला युवक था जिसकी आंखें एक क्रूर वानर के समान थी जो जंगली युद्ध वासना से भरी हुई थी। बैटल जनकी निंग जान। वू हुआंग ने निंग जान पर उदासीन दृष्टि डाली। वर्तमान तुम मेरे मेल के नहीं हो। फिर उसकी नजर धीरे धीरे झोउ युआन की ओर गई। ऐसा लगता है कि आप उस वहशी को साथ नहीं लाए। झोउ युआन ने वू हुआंग को घूर कर देखा। उसकी आंखों में तेज रोशनी थी और उसने धीरे से कहा, वू हुआंग, कुछ शब्द हैं जो मैं तुम्हें बहुत पहले से देना चाहता था। जो चीजें तुमने मुझसे ली हैं, उनका कुछ देर और आनंद उठाओ, क्योंकि मैं जल्द ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से वापस ले लूंगा। बूम। इस समय वू हुआंग के शरीर से भयानक हत्या का इरादा अचानक फूट पड़ा। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 179 सेंट टावर में प्रवेश। भयानक हत्या का इरादा एक लहर की तरह चमकते मंच पर बह गया, जिससे कई शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं के भाव थोड़े बदल गए। जब उन्होंने वू हुआंग की ओर देखा तो उनकी निगाहें डर से भर गईं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। भीड़ के ध्यान में वू हुआंग की भयानक ठंडी आंखें झोउ युआन को घूर रही थी। तुम्हारे बारे में सबसे दयनीय बात यह है कि तुम ऐसी चीजें रखने के लायक नहीं हो। इसके अलावा ये कहा जाता है कि आप अभी भी भोलेपन से विश्वास करते हैं कि आप उन्हें वापस लेने में सक्षम होंगे। झोउ युआन। वू हुआंग के होठों के कोनों से मजाक फूट पड़ा। इस बार मैं तुम्हें ये समझने दूंगा कि तुम केवल पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद के वाहक थे, जबकि मैं इसका असली मालिक हूँ। मैं तुम्हें सच्ची निराशा का स्वाद दिखाऊंगा। शक्तिशाली और दबंग जेनेसिस क्यूई एक तूफान की तरह वू हुआंग के शरीर से तेजी से निकला। उसकी आवाज लगभग गुर्राने जैसी थी।
जो हर किसी के कानों में गूंज रही थी। इस समय कई निगाहें झो युआन की ओर थी, उनमें से अधिकांश में कुछ दया थी। हालांकि झो युआन मध्य हेवन गेट चरण तक पहुंच गया था, जब वो हुआन की तुलना में उनके बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। हालांकि वो हुआन की जानलेवा निगाहों और दया की कई निगाहों का ध्यान, झो युआन की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। वह केवल धीरे से मुस्कुराया और कहा, जब मैं क्यूई पोषण चरण में था तब आपने ठीक यही बात पहले ही घोषित कर दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से चीजें कभी भी वैसी नहीं हुई जैसे आप चाहते थे। इसीलिए वू हुआंग, आप इस बार भी निराश होंगे। उनकी निगाहें हवा में टकरा गईं, इरादे इतने गहरे हो गए यहाँ तक कि आसपास की हवा भी थोड़ी ठंडी महसूस हुई। गड़गड़ाहट, हत्या का इरादा हवा से टपक रहा था। मंच के पीछे सेंट टॉवर से अचानक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। टावर के विशाल दरवाजों को धीरे धीरे खुलते हुए देखने के लिए कई प्रतिभाओं ने तेजी से अपनी नजरें घुमाई। सेंट टावर खुल रहा है। हर किसी की आंखें तुरंत उत्साह से चमक उठी। सेंट रेमेंस डोमेन का सबसे बड़ा आशीर्वाद इसी टावर के अंदर था, और यह संभवतः पौराणिक पवित्र भूमि थी। मंच पर मौजूद सभी लोगों ने सेंट रेमेंस डोमेन के आशीर्वाद का एक हिस्सा प्राप्त किया था, हालांकि यह उनकी आंखों के सामने की तुलना में कुछ भी नहीं था। इसे प्राप्त करना अन्य सभी को पार करते हुए सीधे स्वर्ग में चढ़ने के समान होगा। इस तरह के प्रलोभन के सामने उपस्थित लोगों में से कोई भी शांत पानी की तरह ठंडा और एकत्रित हृदय बनाए नहीं रख सका। याओ याओ के अपवाद के साथ सेंट टॉवर की ओर देखने वाली उसकी आंखें एक छिपे हुए तालाब के समान थीं, जिसमें भावना की थोड़ी सी भी लहर नहीं थी। वास्तव में उसकी सुडौल भौहें आपस में थोड़ी सी जुड़ गई थीं। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन टावर ने उसे एक अवर्णनीय एहसास दिया, मानो उसने इसे पहले कहीं देखा हो। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश की, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। यह एक ऐसा एहसास था जो उसे पसंद नहीं था। सेंट टावर खुला है, चलो जल्दी से प्रवेश करें। टावर के दरवाजे पूरी तरह खुल गए। एक के बाद एक आकृतियां तेजी से झुंड की तरह दरवाजे की ओर बढ़ती चली गईं। इससे पहले मंच कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। यहाँ तक कि वू हुआंग और ये मिंग ने भी एक दूसरे को देखा। तेजी से घूमने से पहले वे अपने समूह का नेतृत्व करते हुए दरवाजे की ओर बढ़े। झो युआन ने याओ याओ और बाकी लोगों की ओर देखा और कहा, हमें भी जाना चाहिए। समूह को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। वस्तुतः वे उत्सुकता से भरे हुए थे। जाना। स्विश। जेनेसिस क्यूई फूंकारते हुए कई चमकती आकृतियों में तब्दील हो गई, जो अंततः सेंट रेमेंस डोमेन में अनगिनत ईर्ष्यालु निगाहों के नीचे सेंट टॉवर में जा गिरी। सेंट रेमेंस डोमेन के बाहर यहाँ भी काफी लोग जमा थे। वे कैंगमांग महाद्वीप के विभिन्न गुटों का प्रतिनिधित्व करते थे और यहाँ सेंट रेमेंस डोमेन के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जानते थे कि परिणाम से कैंगमांग महाद्वीप के गुटीय परिदृश्य में बहुत बदलाव आएगा। ऑडियो बुक्स 108 पर रीड। नए अध्याय। आकाश में राजसी जेनेसिस क्यूई की 6 धाराएं आकाश में उठी, जिससे 6 बादल बने। इन बादलों पर 6 आकृतियां बैठी थीं। उनके शरीर के दबाव के कारण उपस्थित कई गुट के प्रतिनिधियों के चेहरे पर श्रद्धा प्रकट हो रही थी। वे 6 पवित्र संप्रदायों के दूत थे। उनकी आंखें शुरू से ही बंद थीं, शरीर अभी भी मूर्तियां बने हुए थे। हालांकि आज वे कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुलने से पहले अचानक हिल गईं। सेंट रेमेंस डोमेन के अंदर का पवित्र मैदान प्रकट हो गया है। सेंट रेमेंस डोमेन की ओर 6 निगाहें डाली गईं। वे इस समय सेंट रेमेंस डोमेन के अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस कर सकते थे। पवित्र भूमि वास्तव में प्रकट हुई है। पवित्र महल के दूत, जिन्हें झाओ पैन के नाम से जाना जाता है, की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं जब उन्होंने सेंट रेमेंस डोमेन को देखा। उसकी आंखों में रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन केवल वही जानता था कि उसके मन में क्या था। दूसरी दिशा की ओर नंगे पैर चाचा, जिन्होंने एक बार झो युआन की मदद की थी, ने अपने पाइप को हल्के से थपथपाया। जब उसने सेंट रेमेंस डोमेन की ओर देखा तो उसकी दृष्टि में एक जटिल रूप प्रकट हुआ।
हे, मुझे आश्चर्य है कि इस बैच के सेंट रेमेंस डोमेन में सबसे बड़ा आशीर्वाद कौन प्राप्त करेगा। 6 में से एक हंसा। गोरा क्लीन शेव झाओ पैन मंद मंद मुस्कुराया। वू हुआन के पास महान भाग्य है, उन्हें स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है और उनमें अद्भुत प्रतिभा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह कैंगमांग महाद्वीप की युवा पीढ़ी में नंबर 1 हैं। आशीर्वाद निश्चित रूप से उनके साथ समाप्त होगा। म्यू हुजी नामक नंगे पैर चाचा ने उपहास किया। तुम्हारे लहजे से ऐसा लगता है कि तुम्हारे पवित्र महल ने पहले से ही उसे आरक्षित कर रखा है। झाओ पैन ने पूर्व की ओर देखा। फीनिक्स अपने बैठने के लिए सबसे अच्छे पेड़ की तलाश करेगा। क्या ये बहुत सामान्य नहीं है? वू हुआंग ने सबसे अच्छा निर्णय लिया है। सर्वश्रेष्ठ पेड़। हे, म्यू हुजी ने व्यंग्य करते हुए अपनी आवाज में तीव्र उदासी भरी आवाज जारी रखी। क्या आप पवित्र महल के लोग इस सेंट रेमेंस डोमेन में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं? झाओ पैन ने उदासीनता से उत्तर दिया। मू हुजी, ऐसा लगता है कि आपका कांगक्सुआन संप्रदाय अभी भी जाने से इनकार करता है। बात तब की है, तुम्हारे उस पूर्वज ने पवित्र आदेश की अवज्ञा की, जिससे पवित्र लोगों का क्रोध भड़क उठा। अपने भाग्य के लिए वह केवल स्वयं ही दोषी है। यदि आपकी कोई राय है, तो बेझिझक पवित्र महल में उन पर बहस करें। हालांकि, क्या आप वास्तव में मानते हैं कि आपका कांगक्सुआन संप्रदाय अभी भी कांगक्सुआन स्वर्ग में नंबर 1 संप्रदाय है? म्यू हुजी का हाथ उसके पाइप के चारों ओर कस गया, जिससे उसकी आंखों से थूक निकलने का इरादा खत्म हो गया। हालांकि झाओ पैन के चेहरे पर अभी भी वही बर्फीली मुस्कान थी। जेनेसिस क्यूई ने उसके चारों ओर ढोल बजाया, जिससे एक भव्य, शानदार बादल बना, जो भारी दबाव फैलने के साथ उसके पीछे मत गया। दोनों के बीच माहौल तुरंत प्रतिकूल हो गया। इस दृश्य को देखकर नीचे मौजूद कई प्रतिनिधियों के चेहरे पर चिंता और आश्चर्य भर गया। वे स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे थे कि दोनों दूत क्यों नाराज थे। अन्य 4 दूतों ने चिंगारी को बुझाने के लिए आवाज उठाई। आप दोनों को बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, वे पहले ही पवित्र भूमि में प्रवेश कर चुके हैं, और हमें भी शुरू करना चाहिए। झाओ पैन और म्यू हुजिन ने अपनी असीमित जेनेसिस क्यूई को वापस लेते समय ठंडी खर्राटे ली। चलो शुरू करें। 6 दूतों ने अपने हाथों से मुहरें बनाई। असीम जेनेसिस क्यूई अचानक बाहर निकली। उनके सामने हवा में घूमती हुई धीरे धीरे एक विशाल जेनेसिस क्यूई दर्पण में बदल गई। धीरे धीरे एक चित्र के रूप में प्रकाश दर्पण के भीतर एकत्रित हो गया। यदि कोई करीब से देखे, तो उसे 38 आकृतियां दिखाई देंगी जो सेंट टॉवर में प्रवेश कर गई थी। 38 आकृतियों के प्रवेश के बाद उन्होंने एक विशाल सेंट पर्वत देखा, जो उनके दर्शनीय स्थल के अंत से भी आगे तक फैला हुआ था। दर्पण में भव्य एवं विशाल पर्वत भी दिखाई देने लगा। सेंट रेमेंस डोमेन के बाहर जैसे ही विभिन्न प्रतिनिधियों की निगाहें दर्पण की ओर पड़ी, वे झटके से जाग गए। वे जानते थे कि बाद की लड़ाई निश्चित रूप से पूरे कैंगमांग महाद्वीप को हिला देगी। कौन स्वयं को असंख्य विशिष्ट प्रतिभाओं से अलग करने में सक्षम होगा और बाकी सभी को उनके सामने कांपने पर मजबूर कर देगा। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 180 हरित बार। तो ये सेंट टावर के अंदर है। सेंट टावर के अंदर झो युआन ने अपना सिर उठाया। आश्चर्य अनायासी उसके चेहरे पर प्रकट हो गया जब उसने अपनी आंखों के सामने दिखाई देने वाले अंतहीन राजसी पहाड़ को देखा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। विशाल पर्वत से एक पवित्र चमक निकल रही थी। उसके चारों ओर धुंधली धुंध घूम रही थी। शिखर धुंध में छिपा हुआ था, जिसे वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति नहीं देख पा रहा था। 38 आकृतियां जेनेसिस क्यूई पर खड़ी थीं और वे पहाड़ के नीचे तैर रही थीं। उनके सिर इसे देखने के लिए ऊपर की ओर झुके हुए थे। उनके सामने एक विशाल पत्थर की सीढ़ी थी। प्रत्येक कदम एक व्यक्ति से ऊंचा था और कदम लगातार ऊपर की ओर बढ़ते हुए व्यक्ति की दृष्टि के अंत तक पहुंच रहे थे। दूर से देखने पर यह कुंडली मारे हरे अजगर जैसा लग रहा था। पत्थर पुराना और बदरंग था और उसमें रहस्यमयी आभा झलक रही थी। ये पूरे सेंट पर्वत पर पर्वत शिखर तक जाने का एकमात्र रास्ता भी था।
ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम केवल इस पत्थर की सीढ़ी के माध्यम से ही शिखर पर चढ़ सकते हैं। लुलुओ ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और वह अंतहीन प्रतीत होने वाली विशाल पत्थर की सीढ़ी को देख रही थी। झो युआन ने भी पत्थर की सीढ़ी को देखा और कहा, मुझे डर है कि इस पत्थर की सीढ़ी से गुजरना इतना आसान नहीं होगा। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के साथ वह इससे होने वाले खतरनाक उतार चढ़ाव को हल्का सा महसूस कर सकता था। बाकियों ने सिर हिलाया। हालांकि उनकी आत्मा की इंद्रियां झो युआन जितनी तेज नहीं थी, फिर भी कोई भी कुछ सोचने के बाद समझ जाएगा। अंतिम परीक्षा आसान कैसे हो सकती है? सेंट टॉवर लुप्त हो रहा है। जुओक्यू किंग्यू अचानक सदमे में चिल्लाया। झो युआन और बाकी लोगों ने अपना सिर उठाया। निश्चित रूप से उन्होंने देखा कि जिस सेंट टावर में वे दाखिल हुए थे वह पारदर्शी होने लगा था। इस प्रकार अंदर का दृश्य जल्द ही बाहर देख रहे असंख्य प्रतिभाओं के सामने आ गया। हालांकि टावर पारदर्शी हो गया था, फिर भी यह ऐसे अस्तित्व में था मानो सेंट पर्वत की रक्षा कर रहा हो। ये परिवर्तन सेंट रेमेन्स डोमेन की अनगिनत प्रतिभाओं की आंखों में भी उतरा, जिससे वे आश्चर्य से रोने लगे। क्या वह सेंट टावर का आंतरिक भाग है? क्या वह पर्वत पवित्र भूमि में प्रवेश के लिए अंतिम परीक्षा हो सकता है? ये काफी सरल लगता है, नहीं? अंतिम परीक्षा आसान कैसे हो सकती है? बस इंतजार करें और देखें, चीजें जल्द ही रोमांचक होनी चाहिए। बाहर की अनगिनत फुसफुसाहटें स्वाभाविक रूप से टावर के अंदर के लोगों द्वारा नहीं सुनी गईं। और तो और उनका सारा ध्यान इस समय रहस्यमय सीढ़ी पर था। 38 आंकड़े अस्थायी रूप से शांत हो गए। इससे पहले कि किसी का धैर्य अपनी सीमा पर पहुंच जाए, ये चुप्पी काफी देर तक कायम रही। वह अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ा और पत्थर की सीढ़ी पर उतरा। कदम पर मौजूद जीनियस ने जेनेसिस क्यूई से उसके शरीर की रक्षा की। हालांकि कोई जाल सामने नहीं आया जैसी सभी को उम्मीद थी। जो सीढ़ी पर था वह पूरी तरह सुरक्षित था। वह ठीक है। प्रतिभा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, इससे पहले कि उसकी आंखें खुशी से चमक उठें। उसकी आकृति फिर से हिल गई, विशाल पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उनके कार्यों ने अन्य सभी को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। वे अपने दांत पीसते हुए तेज हवा की आवाज के साथ पत्थर की सीढ़ियों पर एक के बाद एक उतरते गए। ये देखकर झो युआन ने याओ याओ और बाकी लोगों की ओर देखा और कहा, हमें भी जाना चाहिए। सभी सावधान रहें, ये जगह संभवतः इतनी सरल नहीं है। गिरोह के बाकी सदस्यों ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। इस प्रकार उनका समूह भी आगे बढ़ गया और विशाल पत्थर की सीढ़ी पर उतर गया। 1 मिनट से भी कम समय में सभी लोग पत्थर की सीढ़ियों पर पहुंच गए। इसके बाद वे बहुत सावधानी से हवा में उछले, एक के बाद एक कदम उठाते हुए वे तेजी से ऊपर चढ़े। लगता है कि सचमुच कोई खतरा नहीं है। कई मिनटों के बाद भी कुछ नहीं हुआ। प्रतिभाओं में से एक अब और इंतजार नहीं कर सकता था। जेनेसिस क्यूई उसके पैरों के नीचे विस्फोट कर रहा था क्योंकि उसकी गति तेजी से बढ़ रही थी। वह छाया की तरह तेजी से आगे बढ़ा, कुछ ही सांसों में 1 दर्जन सीढ़ियां पार कर गया। ये देखकर लुलुओ भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उसने भी अपनी गति बढ़ाने का इरादा कर लिया। हालांकि जैसे ही उसकी आकृति आगे बढ़ने वाली थी, झो युआन ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने अपना सिर उठाया और पत्थर की सीढ़ियों के अंत की ओर देखा और कहा, कुछ गड़बड़ है, जल्दबाजी मत करो। जिस क्षण झो युआन के शब्द फीके पड़ गए, सभी को हल्का सा महसूस हुआ कि जमीन कांप रही है। याओ याओ ने सीढ़ियों के अंत की ओर देखा और अचानक कहा, कुछ नीचे आ रहा है। झो युआन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने करीब से देखा और निश्चित रूप से उसने पत्थर की सीढ़ियों के अंत से नीचे गिरती हुई हरी रोशनी को देखा। गड़गड़ाहट, जमीन का हिलना और अधिक स्पष्ट हो गया। जल्द ही झो युआन और बाकी लोग अंततः एक स्पष्ट दृश्य प्राप्त करने में सक्षम हो गए। सीढ़ियों के अंत से एक हरी बाढ़ नीचे गिर रही थी। हरी भरी बाढ़ असीम, अंतहीन थी, मानो इसके गुजरने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह जेनेसिस क्यूई बाढ़ है। झो युआन की पुतलियां सिकुड़ गईं,
उसकी आवाज में थोड़ा झटका और चिंता थी। जब इतनी विशाल जेनेसिस क्यूई बार नीचे की ओर गिरी, तो ये पृथ्वी को हिला देने वाला दृश्य था। बार के सामने झो युआन और बाकी लोग चींटियों की तरह थे। झो युआन की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि वह तुरंत चिल्लाया, जल्दी करो, बचो या बचाव करो। बूम! इस समय तक ग्रीन जेनेसिस क्यूई बार पहले ही आ चुकी थी। सबसे आगे वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति इसका सामना करने वाला पहला व्यक्ति था। अर्ग ऑडियो बुक्स 108 कॉम पर सभी नए कैप्टरों उसके पास केवल एक दयनीय चीख के लिए ही समय था। हालांकि उसने बचाव के लिए तुरंत अपनी जेनेसिस क्यूई को बुलाया था, वह तुरंत बाढ़ में बह गया। अंततः पत्थर की सीढ़ियां बह गईं क्योंकि बाढ़ लगातार बढ़ती रही। हरे रंग की बाढ़ नहीं रुकी, उसके चारों ओर लपेटकर उसका एक हिस्सा सेंट टॉवर से बाहर निकल गया और उसे सेंट रेमेंस डोमेन की ओर फेंक दिया। उसे सेंट टावर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये देखकर सभी के दिलों में एक बर्फीली अनुभूति भर गई। ये पता चला है कि यदि आप पत्थर की सीढ़ियां छोड़ देते हैं तो आप सबसे बड़े आशीर्वाद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार खो देंगे। अब किसी ने भी कदमों के प्रति और अधिक अवमानना करने का साहस नहीं किया। गड़गड़ाहट। झो युआन की नजर में बाढ़ तेजी से फैली। एक गहरी सांस के साथ उसकी हथेली पर एक रून दिखाई दिया। उसमें से प्रकाश फूट रहा था और वह 10 फीट लंबे कछुए के खोल वाले प्रकाश रून में परिवर्तित हो गया। ग्रेड 3 जेनेसिस रून, ताकतवर कछुआ शेल। उसका पैर भी जमीन पर पटक गया। जेनेसिस क्यूई उसके तलवों के नीचे से उठी और उसे जमीन से चिपका दिया। बूम! जैसे ही झो युआन समाप्त हुआ, हरी बाढ़ आ गई। ये कछुए के खोल के रून से टकराया, जिससे वह तुरंत ही जोर से हिलने लगा। एक अवर्णनीय शक्ति ने झो युआन के पैरों को एक कदम पीछे धकेल दिया, लेकिन उसने तुरंत खुद को मजबूत कर लिया और लगातार सहन किया। कितना भयावह हमला है! जैसे ही उसके माथे पर नसें उभर आईं, गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई ने उसके शरीर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, जो अंतहीन, असीमित बल के खिलाफ पीछे धकेल रही थी। पत्थर की सीढ़ियों पर चलते हुए ऐसा महसूस हो रहा था मानो सुनामी उसे कुचल रही हो। ये वास्तव में नहीं जा रहा है ताकि शिखर तक पहुंचना आसान हो। मैं अपना ध्यान भटकाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। शीर्ष पर चढ़ने की तो बात ही छोड़िए, जिसे मैं अभी तक देख भी नहीं सकता। झो युआन ने कड़वी हंसी उड़ाई। उसकी दृष्टि ने त्वरित स्कैन किया। पास में लुलु, ज़ुओक्यू, किंग्यू, जेनजू और बाकी लोग हरी बाढ़ की मार सहने के लिए अपने अपने साधनों का उपयोग कर रहे थे। सबसे आगे वू हुआंग, ये मिंग, ली चुनजुन और बाकी लोग भी विभिन्न तरीकों से काम कर रहे थे। समय समय पर दयनीय चीखें सुनी जा सकती थी, जो दर्शाती थी कि कोई अब सहन करने में सक्षम नहीं था और बाढ़ से सीधे सेंट टॉवर से बह गया था। चढ़ाई के बारे में सोचने से पहले मुझे इस हरी बाढ़ का आदी होना होगा। झो युआन धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन बाद में उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसकी नजर तुरंत उस जगह पर गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह पत्थर की सीढ़ियों पर याओ याओ की आकृति नहीं ढूंढ पा रहा है। क्या वह हरी बाढ़ के कारण टावर से बहकर बाहर आ गई थी? इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।